Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great and your preparation is going in a wonderful way. Myself Ishfaq Afzal, your zoology educator at KAI Srinagar. So बेटा आज के JK Bose short series में we are going to learn about biotechnology from your class 12th. So जब बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं it constitutes बेटा 5 marks. लेकिन जब हम बॉटनी पोर्शन के सिलेबस के ऊपर नजर दौड़ाते हैं वहां पे जो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है वहां पे लास्ट टॉपिक बेटा जो है दैट्स आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो आई कैन से यहां पे 5 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. So before proceeding into the detailed discussion of today's session, let's have an overview of what we are going to learn in today's session. So first beta we will talk about the principles and the processes which are used in biotechnology. Then we'll talk about the different tools which are used in recombinant DNA technology, where from you can expect a question. And then beta we'll talk about the different processes or the steps which are involved in the recombinant DNA technology, also an important part where from you can expect question. Next is better than at the last we learn about the applications of biotechnology in different fields of biology. So चलें बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को विद द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी को बेटा अंडरस्टैंड करने के लिए आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं दोज हैज टू बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग. अदरवाइज ये रट्टाफिकेशन करने वाला चैप्टर बेटा बिल्कुल नहीं है. इट्स अ प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इट्स नॉट अ थियोरेटिकल. So let's try to understand the definition of biotechnology. So बेटा जब बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन की बात करते हैं इट्स एक्चुअली द प्रोसेस जिस प्रोसेस में what we do by making the use of different living organisms are their enzymes. इन enzymes का या living organisms का यूज करके हम ऐसे प्रोडक्ट्स बेटा प्रोड्यूस या सिंथेसाइज करवाते हैं which are useful for humans. तो सिंपल सी डेफिनेशन कोट करूंगा मैं यहां पे. By the definition of biotechnology we mean it's a simple process, it's a process in which we use living organisms या तो कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेटा फॉर एग्जांपल किसी बैक्टीरिया का यूज किया आपने, किसी फंगस का यूज किया या किसी यीस्ट का यूज किया, और देयर एंजाइम्स या तो इनके एंजाइम्स का यूज करते हैं किसके लिए फॉर द प्रोडक्शन या टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स. लेकिन कौन से वाले प्रोडक्ट बेटा इंपॉर्टेंट है जो आप चाहते हैं. तो आई कैन राइट हियर डिजायर्ड प्रोडक्ट्स which are useful for humans. तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी की डेफिनेशन बेटा मैंने यहां पे कोट करी. तो सिंपली आपने याद रखना है कि इस टेक्निक में हम या तो एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म के बेटा एंजाइम्स का यूज करके ऐसे प्रोडक्ट्स का सिंथेसिस करवाते हैं विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स. नो बेटा कॉन्सेप्ट है कि अब हम किस तरीके से ये डिजायर्ड प्रोडक्ट की सिंथेसिस करवाते हैं. इस डिजायर्ड प्रोडक्ट की सिंथेसिस किस तरीके से करवाते हैं. सो बेस्ड अपॉन दैट बायोटेक्नोलॉजी बेटा इट is divided into 2 branches, or I can say it has got 2 phases. First phase is terminized. First phase beta is terminized. Old biotechnology and second branch is terminized modern biotechnology क्लियर सी बात आर न्यू बायोटेक्नोलॉजी. अब बेटा कॉन्सेप्ट समझते हैं यहां पे कि व्हाट वी मीन बाय ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी. हमारा मेन एम बेटा यहां पे रहता है वी वांट टू हैव द प्रोडक्ट ऑफ आवर इंटरेस्ट, वी वांट टू प्रोड्यूस, वी वांट टू सिंथेसाइज व्हाट वी वांट टू सिंथेसाइज आवर प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट. अब बेटा याद रखेंगे कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं. ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में हम माइक्रोब्स का बेटा नेचुरल कैपेबिलिटी का यूज करके ऐसे प्रोडक्ट्स का सिंथेसिस करवाते विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स.
what I quoted here, यहां पे मैं फिर मैं लिखूंगा, in this branch of biotechnology, what we call as old biotechnology, natural capabilities, natural abilities कहें, ये natural capabilities of microbes, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं बेटा, यीस्ट आएंगे, फंगस आएंगे, माइक्रोब्स आर use it to produce the product of interest, the product of interest. For example बेटा, for example हम कर्ड की सेंसेस करवाते हैं, कैसे अभी बताऊंगा मैं. सिमिलरली बेटा हम ब्रेड मेकिंग और वाइन प्रोडक्शन में कुछ माइक्रोब्स का यूज करते हैं. अब यहां पे थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ बैक्टीरिया हियर, ये एक बैक्टीरिया लिया बेटा मैंने. इस बैक्टीरिया में आपने याद रखना है कि इस बैक्टीरिया में नेचुरल एबिलिटी होती है, इस बैक्टीरिया में नेचुरल एबिलिटी होती है किसी प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करवाने की. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे बेटा जो बैक्टीरिया लिया, लेट मी से इट्स लैक्टोबैसिलस, इट्स लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. अब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का बेटा जब हम एप्लीकेशन देखते हैं, जब हम लैक्टोबैसिलस को मिल्क में डालते हैं, सो मिल्क में ये लैक्टोबैसिलस जो है इट कन्वर्ट्स बेटा आवर मिल्क इनटू कर्ड. अब हमने यहां पे इस लैक्टोबैसिलस के जीनोटाइप में, इसके जेनेटिक्स में कोई भी चेंज नहीं करी, व्हाइल एज बेटा इट हैज गॉट ए नेचुरल टेंडेंसी ऑफ प्रोड्यूसिंग और सिंथेसाइजिंग व्हाट कर्ड. तो हमने इसी कैपेबिलिटी को, इसी नेचुरल एबिलिटी को यूज करके एक ऐसा प्रोडक्ट बेटा बनाया विच इज यूजफुल फॉर ह्यूमंस इन द फॉर्म ऑफ व्हाट कर्ड. तो हम लिखेंगे कि सर लैक्टोबैसिलस का यूज करके हम क्या करते हैं, कर्ड का प्रोडक्शन करते हैं. Similarly, I am having here Saccharomyces cerevisiae, which is a yeast. Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces cerevisiae. सो सैक्रोमाइसिस सर्विसेज में आपने याद रखना बेटा कि इस यीस्ट का यूज करके हम ब्रेड बनाते हैं और इसी बेटा यीस्ट का यूज करके हम वाइन का प्रोडक्शन करवाते हैं. सो इस सैक्रोमाइसिस सर्विसेज में एक नेचुरल एबिलिटी होती है बेटा ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने की विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस, लाइक वी मेक द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर यीस्ट इन ब्रेड मेकिंग एंड वाइन प्रोडक्शन. तो मैं लिखूंगा कि ये वो वाला यीस्ट है जो हम यूज करते हैं कहां पे, इन ब्रेड मेकिंग एंड वाइन प्रोडक्शन. सिमिलरली अगर मैं कहूं आई एम हैविंग बेटा यहां पे ए फंगस व्हाट वी कॉल्ड एज एस्परजिलस नाइगर. सो एस्परजिलस नाइगर इट्स अ फंगस और इस फंगस में बेटा नेचुरल एबिलिटी रब ने रखी है किसको सिंथेसाइज या प्रोड्यूस करने की, साइट्रिक एसिड को. तो बेटा यहां पे हमने ये अंडरस्टैंड किया कि सर ये जितनी भी एग्जांपल्स आपने दी, हम क्या करते हैं यहां पे, हम इस कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, इन द फॉर्म ऑफ बेटा यीस्ट, इन द फॉर्म ऑफ फंगस, हम क्या किया बेटा यहां पे, हमने यहां पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का सिंथेसिस करवाया which are useful for human. क्या हमने बेटा इन ऑर्गेनिजम्स में कोई जेनेटिक मैनिपुलेशन की? नो सर. हमने सिंपल अपना मिल्क लाया, उसमें लैक्टोबैसिलस को डाला और ये लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, उस मिल्क का बेटा कन्वर्जन करेगा इनटू कर्ड में. दैट मींस व्हाट वी डिड हियर, सर हमने यहां पे इन माइक्रोब्स की नेचुरल एबिलिटीज को यूज करके क्या किया, हमने अपना प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिंथेसिस करवाया विच इज यूजफुल फॉर ह्यूमन. सिंपली तो मैं कहूंगा बेटा ये वाला प्रोसेस कहलाता है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी. Old biotechnology, or we call it as what, traditional biotechnology. All that much clear बेटे. Now एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास बेटा एक सेल है. इस सेल का बेटा ये जब मैंने इसका जेनेटिक मटेरियल देखा, इसके जेनेटिक मटेरियल में मुझे क्या दिखने को मिला बेटा, इसके जेनेटिक मटेरियल में मुझे एक ऐसी बेटा जीन दिखने को मिली है जो जीन इज कोडिंग फॉर ए protein which is useful for humans.
तो मैंने एक ऑर्गेनिज्म लिया, उस ऑर्गेनिज्म की सेल में बेटा जब इसके जेनेटिक्स को हमने एनालिसिस किया, उस एनालिसिस में हमने ये पाया कि इसके जेनेटिक्स में, इसके डीएनए में एक ऐसा जीन है बेटा जिस जीन में ये एबिलिटी है कि वो कोई स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करता है, पर्टिकुलर प्रोटीन, एंड दिस पर्टिकुलर प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस ऑर्गेनिज्म से बेटा ये अपना डीएनए इसका आइसोलेट किया। अब इस डीएनए में ये जो यहां पे इसका ये डिजायर्ड जीन कहूंगा मैं अभी, या जीन ऑफ इंटरेस्ट में कहूंगा, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को बेटा मैं ट्रांसफर करूंगा एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये मान के चले मैंने यहां पे इस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक्स से ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बेटा आइसोलेट करके मैंने इसको ट्रांसफर किया बेटा किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा जिसमें हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर किया ताकि ये बैक्टीरिया जो है, ताकि ये बैक्टीरिया इट कुड सिंथेसाइज और प्रोड्यूस व्हाट, इट could produce this desired protein or desired product जो किसकी नेचुरल एबिलिटी नहीं थी। तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स जिनके डीएनए में बेटा हम चेंज करके उनमें ये नेचुरल एबिलिटी नहीं होती किसी प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की, नाउ व्हाट वी डू, हम इस सेल में एक ऐसा जीन ट्रांसफर किए विच इज आवर डिजायर्ड जीन, और ये बैक्टीरिया बेटा नाउ इट विल सिंथेसाइज प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट विच इज यूजफुल फॉर ह्यूमंस। तो ये वाला ऑर्गेनिज्म बेटे याद रखेंगे, वो ऑर्गेनिज्म जिसका डीएनए हमने यहां पे या जिसके जेनेटिक्स में हमने चेंज की, ये कहलाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्लियर सी बात है। तो यहां पे अब गौर करें, यहां पे मैंने इस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करके एक ऐसा प्रोडक्ट बेटा सिंथेसाइज करवाया विच इज यूजफुल फॉर ह्यूमंस। So that means I can say the branch of biology, the branch of biotechnology in which the desired product is produced by genetically modified organism। क्लियर सी बात है, वो वाला फेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बेटा कहलाता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में बेटा याद रखेंगे, यहां से यहां तक जितने भी स्टेप्स मैंने परफॉर्म किए, यहां से लेके यहां तक, ये सारे स्टेप्स कलेक्टिवली बेटा, इन सारे स्टेप्स को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो आप मुझे कहेंगे बेटा कि व्हाट वी मीन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेटा फिर सिंपल सा मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म के किसी पर्टिकुलर जीन को आइसोलेट करके इसको ट्रांसफर करना बेटा किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में या किसी सेल में, ताकि हमें वहां से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स मिले, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे कुड सिंथेसाइज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, और आई कैन से प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और सिंपली बेटा इसको बायोटेक्नोलॉजी में हम इस प्रोडक्ट को जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाते हैं वी कॉल देम एज रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स। आगे बात करेंगे प्रोसेस में। तो फिर हमने यह समझा कि यहां पे हमने क्या किया, इस बैक्टीरिया में बेटा या इस सेल में या इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये नेचुरल टेंडेंसी नहीं थी फॉर एग्जांपल इंसुलिन को सिंथेसाइज करने की। सो व्हाट वी डिड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग बेटा, हमने अपनी बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज से इंसुलिन कोडिंग जीन को आइसोलेट किया बेटा, फिर इस जीन को हमने ट्रांसफर किया किसी बैक्टीरिया में। नाउ दिस बैक्टीरिया बेटा व्हाट वी कॉल नाउ एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, now it has got the ability now to synthesize what, insulin। all that much clear। तो ये सारी प्रोसेस बेटा जो यहां से यहां तक होती है, इसको मिला के हम क्या नाम देते हैं, यही तो सर हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। और we also call it as recombinant DNA technology। so with this concept I hope कि आपको तीन चीजें बेटा क्लियर हो चुकी होंगी, the concept of biotechnology, the old biotechnology concept and what मॉडर्न या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट। क्लियर टू एवरीवन। नाउ बेटे चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इस सेशन में हम जाते हैं अपने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की डिटेल्स में। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है, आपने याद रखना बेटा कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है इट इज बेस्ड ऑन टू मेन कोर टेक्निक्स।
the two main core techniques which are involved in recombinant DNA technology, which are involved beta in modern biotechnology. Modern biotechnology includes what? Includes genetic engineering, and second technique is termed as bioprocessing, or what we call as biochemical processing as well. That means हमने ओल्ड ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और जब हमने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को कंपेयर किया, सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बेटा जब बात की, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से जब हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट सेंसाइज करवाते हैं, दैट फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सिंपली टर्म्ड एज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. नाउ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बेटा, इट involves, it is based on two main core techniques. One is termed as genetic engineering and second beta is termed as bioprocessing. अब genetic engineering में हमने क्या किया? अब genetic engineering में हम बेटा क्या करते हैं? देखो, genetic engineering में हम किसी organism की सेल से या किसी सेल से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बेटा आइसोलेट करते हैं. सबसे पहले हम यहां पे इसका डीएनए निकालेंगे और इस डीएनए से व्हाट वी डू, हम इस डीएनए से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं. देन वी ट्रांसफर दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू दिस ऑर्गेनिज्म व्हाट वी कॉल एज होस्ट सेल. इज दैट मच क्लियर? अब ये वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, ये कहलाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. अब इस ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी बेटा डेवलप हो गई दैट इट कैन synthesize now your recombinant product. So this technique simply I can say the process by which, or the technique by which we develop or we make genetically modified organisms beta, this technique is simply termed as what? Genetic engineering or recombinant DNA technology. तो आप याद रखेंगे फिर यहां पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का सिंपल मीनिंग क्या है? तो हम कहेंगे सर, जेनेटिक इंजीनियरिंग का सिंपल मीनिंग है जनरेटिंग और डेवलपिंग व्हाट? genetically modified organisms. That can be bacteria, that can be beta animal, that can be plant. Is that much clear? Is that much clear? तो अब आपने बेटा याद रखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या किए. जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने सिंपल सी क्या चीज रखी याद, कि इस टेक्निक के थ्रू हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं. अब बेटा मान के चले मैंने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो बनाए, यहां पे 2 लिए मैंने, या मैं 4 लूंगा बेटा. नाउ ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, these all organisms are now capable to produce what? To produce what product of interest. लेकिन बेटा देखो यहां पे तो 3 ही बैक्टीरिया है, कितना सा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाएंगे? The product will be better synthesized in less amount. Now what we do, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद सेकंड टेक्निक जो होती है बेटा, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का क्या करते हैं? कल्चरिंग करवाते हैं. कल्चरिंग का मतलब होता बेटा ग्रोथ करवाना. कल्चरिंग करवाते हैं. क्लियर सी बात? कहां पे बेटा? इन लार्ज टैंक्स, जिनका वॉल्यूम हमारी एनसीईआरटी लिख रही है 100 to 1000 लीटर्स के बने हुए बेटा बड़े से स्टील के कंटेनर्स होते हैं, जिनको हम बायोरिएक्टर्स कहते हैं. अब उन बायोरिएक्टर्स में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इन बैक्टीरिया का बेटा कल्चरिंग करवाएंगे. कल्चरिंग का मतलब हुआ कि हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे. जब बेटा हमने इनको मल्टीप्लाई किया, सो हर एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया में, हर एक बैक्टीरिया ऑफ दिस कॉलोनी विद इन दिस बायोरिएक्टर हैज गॉट नो एबिलिटी टू प्रोड्यूस व्हाट यूर प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट. लेकिन बेटा देखिए यहां पे जो प्रोडक्ट बनना था दैट वाज इन स्मॉल अमाउंट. लेकिन जब हमने क्या किया, हमने इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का कल्चरिंग करवाया बेटा. किन में करवाया? इन टैंकर्स में, जिनको हम बायोरिएक्टर्स कहते हैं. इज दैट मच क्लियर? अब यहां पे बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज होगा. सो एज अ रिजल्ट व्हाट वी आर गोइंग टू हैव बेटा आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट और रिकमेंडेड प्रोडक्ट इन लार्ज अमाउंट. इज दैट मच क्लियर? सो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स आवर व्हाट? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. तो पहला स्टेप जो होता है दैट इज क्रिएटिंग जेनेटिकली
मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देन बेटा नेक्स्ट इज व्हाट बायोकेमिकल प्रोसेसिंग, जहां पे हम क्या करते हैं, कल्चरिंग करवाते हैं ऑन लार्ज स्केल, ताकि हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है दैट हैज टू बी इन लार्ज अमाउंट। ऑल दैट मच इज क्लियर। तो बेटा ये आपने याद रखना, कभी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स हाउ मेनी कोर टेक्निक्स। तो याद रखेंगे 2 कोर टेक्निक्स है, वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अनदर इज बायोकेमिकल प्रोसेसिंग। नाउ इसके बाद बेटा थोड़ा सा एनसीईआरटी का मैंने डायग्राम लिया यहां पे। अब इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जो कि पहले ही मैंने आपको बता दिया। ये किसी ऑर्गेनिज्म से हमने इसका डीएनए निकाला, किसी ऑर्गेनिज्म से, जिसे एनसीईआरटी मेंशन कर रही है फॉरेन डीएनए। Now within this foreign DNA, let me say this is your gene of interest which codes for a particular protein। अब हमने क्या किया बेटा, इस gene of interest को let me say मैंने यहां पे आइसोलेट किया। कैसे आइसोलेट किया, प्रोसेस में अभी देखेंगे। देन बेटा मैंने एक और डीएनए लिया, ठीक है, what we call as vector, ठीक है। अब इस वेक्टर को हम अपने इस डिजायर्ड जीन के साथ क्या करते हैं, लाइगेट करते हैं। तो यहां पे ये जो बेटा ये जो हाइब्रिड डीएनए बना, किसके, डिजायर्ड जीन के फ्यूजन के, डिजायर्ड जीन को जब हम फ्यूज करते हैं किसके साथ, आपके वेक्टर डीएनए के साथ। तो ये जो बेटा यहां पे डीएनए बनाना, ये डीएनए बेटा आपका कहलाता है रिकम्बिनेंट डीएनए। तो रिकम्बिनेंट डीएनए में क्या देखा आपने, सर इट कंसिस्ट्स व्हाट, वेक्टर डीएनए एंड इट कंटेन्स आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये बन गया आपका रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। इज दैट मच क्लियर? देन व्हाट वी डू, हम इस रिकम्बिनेंट डीएनए को बेटा एक होस्ट सेल में, जो यहां पे मैं कहूंगा लेट मी इट्स अ बैक्टीरिया, इसमें ट्रांसफर किया एंड दिस स्टेप इज टर्म्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। डिटेल्स में अभी देखेंगे। तो ये वाला बैक्टीरिया बेटा जो मेरे पास बना, जिसमें अब ये वाला जीन एक्सप्रेस होगा और आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला बेटा ये वाला बैक्टीरिया कहलाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया। फिर आगे जाके इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। देन व्हाट वी डू, हम इसी बैक्टीरिया को उठाएंगे, बायोरिएक्टर में डालेंगे। बायोरिएक्टर में पहले कल्चर मीडियम डालेंगे, टेंपरेचर का सेटअप करेंगे, पीएच को मेंटेन करेंगे, ताकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बेटा वहां पे जाके मल्टीप्लाई करे, जीन एक्सप्रेशन करे एंड यू विल बी हैविंग व्हाट, योर प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन लार्ज अमाउंट। इज दैट मच क्लियर? तो ये मैंने बेटा क्या ली थी, ये मैंने यहां पे डायग्राम ली थी आपकी एनसीईआरटी की। अब बढ़ते हैं बेटा अनदर क्वेश्चन की ओर, दैट इज रियली एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू ऑलवेज एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज वेयर इन योर नीट एग्जाम। तो नीट एग्जाम में भी बेटा यहां से क्वेश्चन धड़ाधड़ पूछे जाते हैं। तो अब बेटा हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, टूल्स विच आर यूज्ड इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहें या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहें। सो बेटा जब टूल्स की बात आती है तो मेनली हम 3 टूल्स का यूज करते हैं यहां पे। फर्स्ट इज द डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स। व्हाट आर दीज एंजाइम्स, अभी देखेंगे। सेकंड आर बेटा वेक्टर्स एंड थर्ड टूल जो होता है दैट इज योर होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसमें आप अपना डिजायर्ड जीन बेटा एक्सप्रेस करवाना चाहते हैं। लेकिन बेटा वी आर यहां पे एक और चीज हम ऐड करेंगे, एक और चीज भी तो हमें चाहिए, एक और चीज बेटा जो हमारे यहां पे किसके और काम कर रही है, दैट इज डिजायर्ड जीन। तो मैं कहूंगा कि जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमें कितने टूल्स चाहिए बेटा, एनसीईआरटी बेटा तो 3 की बात कर रही है। एक तो एंजाइम्स होते हैं, सेकंड आर द वेक्टर्स एंड थर्ड इज द होस्ट। लेकिन बेटा याद रखेंगे जब जीन ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो काई की रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो याद रखेंगे दीज आर द टूल्स व्हिच वी यूज इन व्हाट, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और यू कैन से जेनेटिक इंजीनियरिंग। चलिए बेटा अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट विल टॉक अबाउट एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स हम यूज करते हैं बेटा, कहां पे, हमारी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो इजी बनाने के लिए ये मैं यहां पे कोट करूंगा। हमने एंजाइम्स की अब देखनी है कि कौन कौन से एंजाइम यूज करते हैं। सबसे पहले बेटा आपने याद रखना है कि फर्स्ट क्लास ऑफ एंजाइम व्हाट वी यूज इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर टर्म्ड एज लाइटिक एंजाइम्स। What are these lytic enzymes? अभी देखेंगे। सेकंड टूल बेटा या सेकंड क्लास ऑफ एंजाइम जो हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, those are termed as cleaving enzymes. Very very important, cleaving enzymes. अभी देखेंगे इनको डिटेल में।
cleaving enzymes, cleaving enzymes, cleaving enzymes, और थर्ड कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स जो होती है, those are termed as synthesizing enzymes, synthesizing enzymes. Next category beta is joining enzymes, joining enzymes, joining enzymes, जिसमें हमारा डीएनए लाइगेज आएगा. एक और एंजाइम का भी बेटा यहां पे हम यूज करते हैं, व्हाट वी कॉल्ड एज एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज. सो कुल मिला के कितने एंजाइम्स का यूज करते हैं बेटा हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? वन क्लास इज टर्म्ड एज lytic enzyme, second class cleaving enzymes, third class synthesizing enzymes, fourth class beta alkaline phosphatase, and the very important is what? Joining enzymes. चलिए बेटा अब इनको हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले we'll talk about lytic enzymes. What are these lytic enzymes? तो बेटा याद रखेंगे lytic enzymes वो वाले enzymes होते हैं हमारे which are used to break, which are used to break, और मैं शॉर्ट में लिखूंगा ओपन द सेल. लेकिन कौन सी सेल? वो वाली सेल बेटा फ्रॉम वेयर जीन ऑफ इंटरेस्ट और डिजायर्ड जीन इज टू बी टेकन आउट, या सिंपल कहेंगे आइसोलेटेड. अब बेटा मान के चले ये मेरी एक सेल है. इस सेल के डीएनए में हमें देखने को मिला कि इस सेल के जेनेटिक्स में हमें कोई ऐसा जीन देखने को मिल रहा है which codes for the product of our interest. Let me code it by this color. For example, ये वाला जीन जो है, this is your desired gene. नो बेटा एज सच हम इस सेल से डीएनए से जीन को आइसोलेट नहीं कर पाएंगे. व्हाई? द रीजन फॉर दैट इज कि हमारी सेल जो है, अगर बेटा हम किसकी बात करें, इफ वी टॉक अबाउट बैक्टीरियल सेल, अगर मैं बैक्टीरियल सेल की बेटा बात करूं तो बैक्टीरिया की जो सेल है, बैक्टीरिया की सेल इट हैज गॉट एक्सटर्नली कवर्ड बाय डिफरेंट कवरिंग्स. फॉर एग्जांपल सेल वॉल होता है बेटा, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, फिर साइटोप्लाज्म, फिर अंदर जाके डीएनए देखने को मिलेगा आपको. Similarly, if I talk about the plant cell externally covered by cell wall, internally बेटा cell membrane, then अंदर इसका न्यूक्लियस होगा covered by nuclear membrane. फिर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डीएनए में आपको अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा. नौ पहली बार आपने क्या याद रखना है कि जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आपने याद रखना बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन दिस सेल, वी हैव टू ब्रेक बेटा व्हाट द कवरिंग्स ऑफ दिस सेल, ताकि हम यहां से अपना डीएनए आइसोलेट करें. So for that what we do beta one thing, we treat our this cell जहां से हमें अपना टारगेट जीन या डिजायर्ड जीन बेटा आइसोलेट करना होता है, इसको बेटा हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? We treat it with what? The class of enzymes what we call as lytic enzymes. Now बेटा lytic enzymes के बारे में याद रखने वाली बात कि कौन सा lytic enzyme आप यूज करेंगे, it depends upon the type of cell from where we are interested to take out what gene of interest. For example, अगर मेरी बेटा ये सेल है, if it's a bacterial cell, we know बेटा कि बैक्टीरिया की सेल एक्सटर्नली कवर्ड होती है by what? एक्सटर्नली कवर्ड by cell wall, और बैक्टीरिया की सेल वॉल को बेटा डिग्रेडेट करने के लिए हम यूज करते हैं किस लाइटिक एंजाइम का? तो कहेंगे लाइसोजाइम. लेकिन बेटा कब? जब हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा, कहां से? बैक्टीरिया से. If बेटा this cell is for example plant cell, अगर ये plant cell है तो
प्लांट सेल में किस लाइटिक एंजाइम का यूज करेंगे, तो रिमेंबर बेटा हम वहां पे यूज करते हैं सेलुलेज एंजाइम का, वो यूज बेटा पैक्टिनेज एंजाइम, एंड ऑल्सो बेटा वी यूज सम प्रोटीएसेस. व्हाई? बिकॉज सर एक्सटर्नल कवरिंग जो है इट इज सेल वॉल. तो सबसे पहले आपको सेल वॉल को ब्रेक करना होगा. एंड वी ऑल नो बेटा कि जो प्लांट्स का सेल वॉल होता है इट्स कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, इट्स कंपोज्ड ऑफ पैक्टिन, इट्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स. सो इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ब्रेक करने के लिए हम किनका सहारा लेते हैं बेटा? वी मेक द यूज ऑफ व्हाट? दीज एंजाइम्स. सो दीज आर द एंजाइम्स व्हिच आर यूज्ड एज अ lytic enzymes when our aim, when we want to take our gene of interest beta white from the plant cell. Similarly remember one more point beta जो नीट में भी पूछा जाता है, अगर हमारी ये सेल, अगर बेटा हमारी ये सेल क्या हुई? फंगस सेल हुई. फंगस के डीएनए में भी हमारा कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो उस टाइम बेटा जो हम लाइटिक एंजाइम यूज करते दैट इज टर्म्ड एज काइटिनेज. द रीजन फॉर दैट बेटा बीइंग कि आपका फंगस जो है उसका जो सेल वॉल होता है that's composed of what? Chitin. Is that much clear? Is that much clear? हाँ, अगर आप एनिमल सेल से बेटा यूज करना चाहें what? if we want to take our gene of interest white from animal cell में बेटा कोई सेल वॉल तो नहीं होती, लेकिन we know कि एनिमल्स के केस में, हमारे केस में द आउटरिंग मेम्ब्रेन बेटा इट इज सेल मेम्ब्रेन. तो हमने यहां पे सबसे पहले किसको ब्रेक करना होगा? वी हैव टू ब्रेक बेटा सेल मेम्ब्रेन, एंड फॉर दैट व्हाट वी यूज बेटा प्रोटीएजेस, वी यूज बेटा यहां पे लाइपेजेस, इवन वी आल्सो यूज व्हाट यहां पे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स एज वेल. तो याद रखेंगे these are different types of lytic enzymes which are used to open your cell. अब बेटा सेल को ओपन क्यों करना है? Because sir every complete cell is externally covered by different coverings. So ये वो वाली सेल्स हैं जिनकी एक्सटर्नल कवरिंग में आपको सेल वॉल दिखने को मिलेगा, और सेल वॉल के अंदर बेटा क्या दिखने को मिलता है? सेल मेम्ब्रेन. लेकिन जब हम एनिमल सेल की बेटा बात करते हैं, हमारी सेल में कोई सेल वॉल नहीं है, तो सिंपली एक सेल लो, इसको डाल दो बेटा टेस्ट ट्यूब में, और ऊपर से आप इसमें क्या डालेंगे? प्रोटीएजेस, लाइपेजेस. सो व्हाट विल हैपन? द सेल मेम्ब्रेन इट विल गेट ब्रोकन डाउन. एज अ रिजल्ट बेटा व्हाट विल हैपन? आपकी सेल में जो कवरिंग्स थे वो सब की सब डिजेनरेट हो जाएगी. सो दिस वाज द फर्स्ट क्लास ऑफ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो नीट में भी आपके लिए कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइटिक एंजाइम्स आप कौन सा यूज करेंगे, जब फंगस होगा, जब प्लांट होगा, या जब बैक्टीरिया होगा. So this was about first class of enzymes. Now next class of enzyme beta important है what we call as cleaving enzymes. Cleaving enzymes. So what are these cleaving enzymes? तो याद रखेंगे cleaving enzymes वो class of enzymes होता है, clearing नहीं sorry, cleaving enzymes. So cleaving enzymes याद रखेंगे ये वो वाले enzymes होते हैं which are used to what? which are used to cleave or to break DNA. अब बेटे पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है कि ये क्लीविंग एंजाइम्स का नेचर क्या है. एक्चुअली बेटे याद रखेंगे these are nucleases. This is a nuclease class of enzymes which are using to cut your DNA. अब बेटे याद रखेंगे कि ये क्लीविंग एंजाइम्स जो हैं ये तो न्यूक्लियेजेस हैं, लेकिन न्यूक्लियेजेस में बेटा आपने याद रखना है कि लेट मी से ये हमारा डीएनए है, और हमारे डीएनए में ये मान के चलें बेटा दीज आर द एंड्स, ये एंड्स हैं, दिस इज आवर डीएनए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन दिस, वो वाले आपके न्यूक्लियस जो हमारे डीएनए को बेटा कट करते हैं, क्लीव करते हैं, कहां पे? एंड्स के ऊपर. उस क्लास ऑफ एंजाइम को, उस क्लास ऑफ व्हाट? क्लीविंग एंजाइम्स को, या उस क्लास ऑफ न्यूक्लियस को बेटा हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियेसेस. That very particular class of nuclease enzymes are termed as what? Exonucleases. और वो वाले आपके न्यूक्लियस जो हमारे डीएनए को बेटा कट करते हैं कहां पे? विदिन. तो वो वाले एंजाइम्स आपके कहलाते हैं एंडोन्यूक्लियेसेस. So cleaving enzymes are used to cut the DNA.
These are used to cut what our DNA. अब दो तरह के होते हैं बेटा, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। लेकिन याद रखेंगे बेटा, जब हम डीएनए की कोडिंग सीक्वेंस की बात करते हैं तो कोडिंग सीक्वेंस इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रेजेंट विद इन द डीएनए। इट्स ऑलवेज बेटा प्रेजेंट कहां पे? इट्स ऑलवेज प्रेजेंट विद इन द डीएनए। दैट मींस बेटा ऑप्शन ही नहीं बचता हमारे पास कि हम एक्सोन्यूक्लियस का यूज करें। नाउ देयर इज ओनली वन ऑप्शन जिसके थ्रू हम अपने डीएनए को क्लीव कर सकते हैं, दैट इज द ऑप्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस। लेकिन बेटा याद रखेंगे, एंडोन्यूक्लियस में भी हम एक स्पेशल क्लास ऑफ एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं जो हमारे डीएनए को काटते तो है, लेकिन बेटा एट स्पेसिफिक पोजीशंस, एट स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर्स। क्लियर सी बात है, रैंडमली कट नहीं मारेंगे, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस को कट करेंगे। वो वाले एंडोन्यूक्लियस बेटा कहलाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बेटा नाम क्यों दिया? बिकॉज ये वो वाले आपके बेटा न्यूक्लियस होते हैं, क्लीविंग एंजाइम्स होते हैं जो हमारे डीएनए को कट करते हैं, लेकिन कहां पे? एट स्पेसिफिक नाइट्रोजीनियस बेस सीक्वेंस, एंड दैट बेटा वेरी पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस इज टर्म्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इज दैट मच क्लियर? दैट मींस वो वाले आपके न्यूक्लियस या क्लीविंग एंजाइम्स जो डीएनए को एक तो सेंटर में काटेंगे, लेकिन सेंटर में भी बेटा कहां पे? बीच में काटेंगे। कहां पे? एट स्पेसिफिक सीक्वेंस। वो वाली सीक्वेंस बेटा याद रखेंगे, नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट वेरी पर्टिकुलर सीक्वेंस इट्स टर्म्ड एज व्हाट? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बेटा याद रखेंगे, हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। दैट मींस वी कांट यूज अ सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू क्लीव बेटा व्हाट? टू क्लीव डिफरेंट जीन्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डीएनए। एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक पर्टिकुलर बेटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, वहां पे बाइंड करेगा, और वहां पे इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बेटा क्लीव करेगा। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में बेटा पूछा गया कि ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है? ना 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 बेटा, ये आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये क्लीव करता है किसको? आपके फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, विच इज प्रेजेंट between two adjacent nucleotides. Is that much clear? अब बेटे याद रखेंगे एक और क्वेश्चन कि ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ना, ये तीन तरह के होते हैं। वन वी कॉल इज टाइप फर्स्ट, सेकंड वी कॉल इज टाइप सेकंड, एंड थर्ड वी कॉल एज टाइप थर्ड। अब बेटा याद रखेंगे इन तीन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में टाइप 1 का यूज बेटा हम रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी में नहीं करते, टाइप 3 का बेटा हम यूज नहीं करते, तो केवल बचा कौन बेटा? वहां पे केवल बचा आपका टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो याद रखेंगे टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट इको R1, इफ आई टॉक अबाउट हिंड सेकंड, हिंड थर्ड, बैम H1, these all are beta what? These all are restriction endonuclease. लेकिन which subclass they belong? They belong to beta what? They belong to what? They belong to type 1 type 2 restriction endonuclease category. अब बेटे मैंने बात की आपसे कि ये जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, फिर चीजों को आगे लेके चलेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे, फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें मिलते कहां से हैं? तो याद रखना बेटा, दे आर obtained from few bacteria. That means बेटा हमारी सेल में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं होते, अगर होते तोड़ फोड़ हो जाती, हमारे डीएनए का बेटा वहां पे फ्रेगमेंटेशन होता है। इसीलिए रब्बे कायनात ने बेटा हमारे डीएनए में, हमारी सेल्स में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को नहीं रखा। सो अगर डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो जाती तो हमारा सर्वाइवल बेटा इम्पॉसिबल बन जाता। तो याद रखेंगे कि ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम कहां से लेते हैं? दे आर ऑब्टेन्ड बेटा फ्रॉम व्हाट? फ्यू बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया में भी बेटा सारे बैक्टीरिया में आपको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेंगे। अब बेटा याद रखेंगे एनसीईआरटी की एक लाइन है, ऑब्जेक्टिव कभी पूछा जाएगा। अभी के लिए एट प्रेजेंट वी आर हैविंग मोर देन 900 लेकिन डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस
जिनको कभी कभार हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज isolated from 230 different strains of bacteria. Another important point in context to our restriction endonuclease, जो एनसीईआरटी बेटा बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट में लिख रही है कि अभी के लिए हमारे पास टोटल जो हमारे पास अभी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इनका नंबर कितना है? मोर देन 900। और बेटा ये कहां से आइसोलेट किए हमने? फ्रॉम 230 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। वी नो बेटा कि एवरी बैक्टीरिया इट हैज गॉट डिफरेंट स्ट्रेन्स, इज दैट मच क्लियर? तो डिफरेंट बैक्टीरिया के डिफरेंट स्ट्रेन से हमने आरई को बेटा आइसोलेट किया। क्लियर सी बात है। जो एट द प्रेजेंट टाइम कितना नंबर है? 900। एंड रिमेंबर बेटा एवरी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहां पे स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करेगा, जिसका मैकेनिज्म में अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो दिस वाज द फर्स्ट एंजाइम। ये आपके बोर्ड में बेटा क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? क्लियर सी बात है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो अभी मैंने आपको कहा था, they cut our DNA, means they are nucleases, they cut our DNA कहां पे? at specific nitrogenous base sequence, what we call as palindromic sequence. Very important, palindromic sequence. अब ये palindromic sequence है क्या सर? फॉर एन एग्जाम्पल, ये मैंने बेटा आपका एक डीएनए का स्ट्रेन लिया, ये हमारे एक डीएनए का स्ट्रेन है। क्लियर सी बात। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बीच में, 5 प्राइम इधर, 3 प्राइम इधर, 5 प्राइम हियर, 3 प्राइम हियर। अगर बेटा मैं इस डीएनए में, ये तो बहुत लंबा डीएनए होगा, इतना थोड़ी ना होगा बेटा लंबा डीएनए, लेकिन इस लंबे से डीएनए के इस वाले सेगमेंट में, इस वाली स्ट्रेन में, अगर मैं फॉर एन एग्जांपल किसकी बात करूं? नाइट्रोजीनियस बेस सीक्वेंस की। लेट मी से कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस वाली स्ट्रेन में द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस GAATTC, 6 नाइट्रोजीनियस बेसिस। लेकिन इसमें बेटा नीचे वाली स्ट्रेन में यहां पे क्या होगा? हियर वी आर हैविंग G, यहां पे A आएगा, देन T, देन यहां पे C। नाउ बेटा यहां पे ध्यान से देखें, अगर हम इस स्ट्रेन की बात करें 5 प्राइम टू 3 प्राइम, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस? इट इज GAATTC। वाइस बेटा जब हम नीचे वाली स्ट्रेन की बात करते हैं, इसी रीजन में, इसी पार्ट ऑफ डीएनए में, अगर हम नाइट्रोजीनियस बेस सीक्वेंस को देखें, इट्स गोना बी व्हाट? GAATTC। दैट मींस बेटा जब हम राइट से लेफ्ट की ओर देखते हैं और लेफ्ट से राइट की ओर देखते हैं, इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए में आपको सेम नाइट्रोजीनियस बेसिस देखने को मिलते हैं। यही सीक्वेंस मेरे बेटा, यही सीक्वेंस तो आपकी कहलाती है व्हाट वी कॉल एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब एक ऐसा रीजन आपके डीएनए में जहां पे डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, अगर आप नाइट्रोजीनियस बेसिस को देखेंगे सेम आएंगी। देखो बेटा यहां पे G, यहां पे भी G, A, T है, T है, एंड C। सो दिस इज गोना बी व्हाट आवर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन दिस रीजन ऑफ डीएनए। Now talking better about this region of DNA, for example, इस वाले सेगमेंट ऑफ डीएनए की बात करें, यहीं पे समझाऊंगा मैं। अगर इस सेगमेंट की बात करें, लेट मी से कि यहां पे जो नाइट्रोजीनियस बेस सीक्वेंस है, लेट मी से इट इज C, इट इज G एंड इट इज G। तो यहां पे इसका जो कंप्लीमेंट्री बेस पेयर आएगा, दैट इज G C एंड C। वंस मोर बेटा, वंस मोर, अगर आप यहां से इस डायरेक्शन में देखें, इट इज C G। लेकिन अगर आप 3 to 5 प्राइम की ओर देखेंगे, हम कहेंगे सर सेम रिपीटेशन ऑफ सेम नाइट्रोजीनियस बेसिस, इट इज C एंड G। दैट मींस मैं कहूंगा सर ये भी तो बनी हमारी PS, मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इज दैट मच क्लियर बेटा? दैट मच क्लियर। तो यहां पे इन दो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में जो आपने बेटा देखा, वो ये देखा कि सर एक पैलिंड्रोमिक
पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में यहां पे भी 6 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स, यहां पे भी 6 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। क्या सर ये ऑलवेज 6 बेस पेयर्स होते हैं? बेटा नहीं, कुछ पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसी होती है जहां पे आपको 8 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स देखने को मिलती है, कुछ तो ऐसी होती है जहां पे 4 ही नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस आपको देखने को मिलती है। तो बेटा ये था दूसरा पॉइंट इन कॉन्टेक्स्ट टू व्हाट? इन कॉन्टेक्स्ट टू आवर दिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या याद रखेंगे फिर हम? सर ये वो वाले एंजाइम से जो किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे याद रखने वाला वो ये, मान के चलें एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपका वो इस पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को बेटे रिकॉग्नाइज करेगा और वो कट करेगा उस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को विच इज प्रेजेंट बिटवीन किधर? बिटवीन गावारीन एंड एडेनिन, बिटवीन जी एंड ए। सिमिलरली यहां पे बात करेंगे, आपके पास बेटा एक क्या है? एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। चलो कलर चेंज करेंगे, मींस बेटा ये किसी और एंजाइम की मैं बात कर रहा हूं। मान के चले मेरे पास एक और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, वो बेटा आपके यहां पे किस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव कर रहा है? शाबाश, बोलेंगे सर उस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को विच इज प्रेजेंट बिटवीन व्हाट? बिटवीन जी एंड सी एंड जी। और ये वाली साइट्स, ये वाले रीजन्स बेटा आपके पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में जहां पे आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करता है। रिमेंबर बेटा, यू ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड हियर। ये वाला सीक्वेंस बेटा, ये वाला पॉइंट, ये वाला फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये वाला रीजन आपका कहलाता है रिकॉग्नाइजेशन साइट, और समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल इट एज क्लोनिंग साइट। Why? Because sir, it's a specific region, it's a specific what region in the palindromic sequence over where our restriction endonuclease, it cuts what? It cuts sir phosphodiester bond. Is that much clear बेटा? तो concept आपने क्या समझा? DNA में एक particular sequence what we call as palindromic sequence। अब इस palindromic sequence में आपका आरी बेटा जहां पे काटेगी ये आरी, वो वाला point बेटा आपका कहलाता है recognition और cloning site। क्या आरी मिलेगी तो यहां पे आरी आपको मिली, तो वो आरी बेटा यहां पे आपके डीएनए को क्लीव करा। इज दैट मच क्लियर? मैकेनिज्म की बात करेंगे बाद में। अब नेक्स्ट पॉइंट बेटे जो आपने याद रखना है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, ये तो आपने देख लिया। अब आपके जहन में हमेशा एक क्वेश्चन एराइज होता है, सर हमने इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या किया? सर इसको तो हमने एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया, और इस बैक्टीरिया का ये जो न्यूक्लियोइड है बेटे, ये न्यूक्लियोइड फॉर एग्जांपल इट्स जेनेटिक मटेरियल, इस जेनेटिक मटेरियल में मान के चले आपके पास पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस इट्स GAA फॉर एग्जांपल TC, कोई नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है GAA TTC, चलें ये वाला लिख लेते हैं, यहां पे CTTAA एंड दिस इज गोना बी G, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बेटा यहां पे इस डीएनए में, बिकॉज दिस इज न्यूक्लियोइड, बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं बेटा, बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, ये न्यूक्लियोइड है इसका, आई मीन टू से बेटा इसका जेनेटिक मटेरियल है, और इस जेनेटिक मटेरियल में क्लियरली सर हमें तो दिख रहा है क्या? यहां पे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है। क्या सर ये डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा, जब इसकी ट्रांसलेशन होगी, क्या यहां से आरई नहीं मिलेगी? बिल्कुल बेटा। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं अभी इको R1 की, मान के चले यहां से आई एम टॉकिंग अबाउट इस्चेरिचिया कोले बैक्टीरिया। इस्चेरिचिया कोले बैक्टीरिया के बेटा न्यूक्लियोइड में ये एक ऐसा जीन है जो कोड कर रहा है एक ऐसे प्रोटीन के लिए जो एक्ट कर रहा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसे लेट मी से मैं यहां पे नाम दे रहा हूं बेटा इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है बेटा। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? इसका जो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होना बेटा, इसका पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस ये है, तो सर ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो इसको चॉप कर लेगा, इसका न्यूक्लियोइड उड़ लेगा, इसका न्यूक्लियोइड यहां पे फ्रेगमेंट होगा, तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन देखो बेटा रब ने क्या किया है यहां पे कारीगरी, यहां पे इस बैक्टीरिया में जिसमें आरी होता है इनमें एक एंजाइम होता है बेटे व्हाट वी कॉल एज मिथाइलेज। नाउ व्हाट दिस मिथाइलेज डू? इट कॉजेज नथिंग, इट कॉजेज मिथाइलेशन, इट कॉजेज व्हाट? मिथाइलेशन। कहां पे? इन द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलेंड्रोमिक
सीक्वेंस, लेकिन किस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बेटा? न्यूक्लियोइड डीएनए की या क्रोमोसोमल डीएनए की। अब मान के चले बेटा ये गवानीन है, मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया साइटोसिन के ऊपर, मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया। दैट मींस बेटे आई कैन से कि बैक्टीरिया में खुद का आरई इसको डाइजेस्ट क्यों नहीं करता? सिंपल याद रखेंगे सर, इसके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में ये जो मिथाइलेज एंजाइम है, इट बेटा व्हाट इट डू, इट एड्स मिथाइल ग्रुप्स ओवर गवानीन एंड साइटोसिन, जिसकी वजह से बेटा ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है इट गेट्स मॉडिफाइड, एज अ रिजल्ट ये आरई बेटा ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। जब रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, सो ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव नहीं करेगा। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो एडिशनली आपने याद रखना है, किसके लिए कभी नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया में खुद का आरई इसके डीएनए को क्यों नहीं चॉप करता? सिंपल सी बात, मिथाइलेज है, यहां पे इसके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में मॉडिफिकेशन करवाता है, इट कॉजेस व्हाट? मॉडिफिकेशन। लेकिन किस तरह की मॉडिफिकेशन? मिथाइलेशन। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, आरई के बारे में एक और एडिशनल पॉइंट जो आप याद रखेंगे वो ये कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस जो हैं फर्स्ट डिस्कवर्ड, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फर्स्ट डिस्कवर्ड आरई जो था दैट वाज बेटा आवर हिंड सेकंड, रेड से लिखेंगे हिंड सेकंड। सर ये हिंड क्या है, ये सेकंड क्या है? अभी बेटा नॉमेनक्लेचर में देखेंगे, इसको डिस्कवर किया था बेटा, इसको डिस्कवर किया था स्मिथ ने। और इस बैक्टीरिया की याद रखेंगे, यहां पे मैं बता दूं इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की विच इज हिंड सेकंड, इसका बेटा आपने याद रखना है ये किसने डिस्कवर किया? इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्मिथ। सिमिलरली आप याद रखेंगे इको R1 it was discovered by 3 scientists. Eco R1 it was discovered by Arber, Nathan and Smith. आर्बर, नाथन एंड स्मिथ। इज दैट मच क्लियर? अब बेटा यहां पे मैंने दो आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिए। अब बेटा बताओ, नाउ यू आर चैंपियंस बेटा, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू कि आपके इस वाले आरई की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट और इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट्स सेम होगी। सो आंसर बनेगा नो सर। वाइल जब बात करेंगे इको R1 की, बेटा इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होता है दैट इज GAATTC, यहां पे क्या बनेगा? C बनेगा, TTAA and G. This is gonna be its palindromic site. While as बेटा हिंड सेकंड की जब बात करते हैं, इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और GDC, GAC, यहां पे CAG, CT and G. सो देखें ना बेटा, मैंने दो ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की यहां पे बात करी और दोनों में रिकॉग्नाइजेशन साइट से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डिफरेंट है। Is that much clear? So hind first is the first discovered, clear सी बात। Then next आपने additionally क्या याद रखा कि इको R1 को डिस्कवर किया था 3 साइंटिस्ट ने। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, A से आर्बर, N से नाथन, S से स्मिथ। So these were the 3 guys जिन्होंने बेटा डिस्कवर किया था इको R1। ठीक है, कहां से? इस चर्चे कॉलेज से। यहां पे हम देखेंगे अभी नॉमेनक्लेचर में किस तरह से हम इनका नाम देते हैं। तो दिस वाज अबाउट व्हाट? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। याद रखिए क्वेश्चन आएगा, फिर नहीं कहना बेटा कि ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया। क्लास में भी बेटा हमने इससे ज्यादा डिटेल में बात की थी इसके बारे में। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पहले पॉइंट, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्यू बैक्टीरिया। सेकंड बेटा दे कट द डीएनए एट स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस। क्लियर सी बात, व्हाट वी कॉल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कहां पे क्लीव करते हैं? रिकॉग्नाइजेशन साइट्स पे, या जिनको हम क्लूडिंग साइट्स कहते हैं। इज दैट मच क्लियर? ये मैंने देखो आपको फिर समझाया कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या है। फिर बेटा एक एडिशनल पॉइंट आप याद रखेंगे कि बैक्टीरिया में ये आरई तो होते हैं, फिर ये खुद के डीएनए को क्यों नहीं क्लीव करते? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मॉडिफिकेशन बाय मिथाइलेशन ओवर guanine and cytosine. As a result, the RE can't be able now to recognize it as palindromic sequence. Then बेटा ये क्वेश्चन नीट में अगर आप पेपर्स चेक करेंगे ना बेटा, इंशाल्लाह अपने बोर्ड के एग्जाम के बाद, ठीक है, when you will go through the PY course, आप बायोटेक्नोलॉजी में बेटा एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो जब आप एग्जाम के बाद नीट के PY course करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन बेटा आपको देखने को मिलेगा। The first discovered, I'm not talking about isolated, I'm talking बेटा about discovered
रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, याद रखेंगे हिंट सेकंड। इज दैट मच क्लियर? तो ये बात की बेटा हमने किसके, आपके फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास ऑफ व्हाट, सेकंड क्लास ऑफ एंजाइम्स की, जिनको हमने क्या नाम दिया, क्लीविंग एंजाइम्स। सो वी आर डन विद व्हाट, we are done with two categories of enzymes. One was the lytic enzymes, done. Example आप याद रखेंगे, cleaving enzymes we are done. Now बेटा आरी को लेके मेरे जहन में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ कटिंग, अरे रे, now depending upon the mode of cutting DNA, क्लियर सी बात है। तो याद रखेंगे ये जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना बेटा, ये दो तरह के होते हैं। दे कट आवर डीएनए इन टू वेज। किस तरीके से कट करते हैं, तो चले मैं अंडरस्टैंड करवाता हूं बेटा आपको। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ आरी अपने तो ऐसे हैं जो डीएनए को बेटा कट करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। चले एग्जाम्पल के तौर ही समझाते हैं। ये एक स्ट्रैंड है बेटा डीएनए का, ये दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, क्लियर सी बात है। और यहां पे लेट मी से इट इज GAATTC। यहां पे फिर इसका क्या आएगा, G कंप्लीमेंट्री बेस लिखें, AAATTC। एक बार फिर से, और बीच में क्या रहता है इनके बीच में बेटा, गवानीन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 डबल बॉन्ड। अब मैं सिंपल लिखूंगा ये क्या है, डबल बॉन्ड्स। ऑल दैट मच क्लियर। और यहां पे एक और डीएनए का मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं, अनदर डीएनए मॉलिक्यूल ओवर हियर। अब इसमें मैं लेट मी से यहां पे बेटा जो नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस है, लेट मी से इट्स GGCCGGG। तो इसका जो कंप्लीमेंट्री आएगा GGGCCC। ऑल दैट मच क्लियर। 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां पे टाइम बचाने के लिए मैंने एक एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड का, लेकिन बेटा ये नहीं कहना कि सर गवानीन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। बिल्कुल सबको पता, दुनिया को पता, आपको पता, सर को भी पता। तो टाइम बचाने के लिए मैंने सिंगल बॉन्ड लिया फॉर योर कन्वीनियंस। बट बेटा व्हाट आई वांट टू मेक यू गाइस क्लियर इज दैट कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है 100% सर। क्या ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है 100% सर? क्या सर डीएनए इतना ही होता है? अरे नहीं मेरी जान, डीएनए इतना नहीं है। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपके इस बड़े से डीएनए मॉलिक्यूल में कहीं पे दिखने को मिली। ये मान के चलें वो वाली सीक्वेंस है, यहां पे ये वाली सीक्वेंस, ये इतना लंबा डीएनए, इतना लंबा डीएनए, और इतने लंबे डीएनए में ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रही सर अपनी। बिल्कुल। अब बेटा जो कॉन्सेप्ट आपने समझना है, लेट मी से फॉर एग्जांपल इस वाले डीएनए को मैं ट्रीट करता हूं एक एंजाइम के साथ जो कि आरी कैटेगरी का है। लेट मी से दैट इज इको आर फर्स्ट। आरी है सर, बिल्कुल है। तो ये इको R1 जो है ना, तो याद रखेंगे बेटा एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की तो ये रही, लेकिन बेटा याद रखना ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करता है। लेकिन कौन से वाले फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को सर? विच इज प्रेजेंट बिटवीन गवानीन एंड एडेनिन। याद रखेंगे कॉन्सेप्चुअल है बेटा, गोटा नहीं है यहां पे। तो यहां पे देखें गवानीन और एडेनिन के इधर ये असर, यहां पे गवानीन एडेनिन है, ये यहां पे गवानीन और एडेनिन है। तो इको R1 क्या करेगा, पहले इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहले डीएनए के साथ बाइंड करेगा, फिर यहां पे देखेगा कि यहां पे मुझे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिली, चिपक लो इसके साथ। चिपकने के बाद ये क्या कि कहां पे मेरी रिकॉग्नाइजेशन साइट है, वो यहां पे देखी, और यहां पे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को बेटा ये क्लीव करेगा। लेकिन क्लीव कैसे करेगा बेटा, वो याद रखेंगे, क्लीव करेगा कुछ इस तरीके से, क्लीव करेगा कुछ इस तरीके से। ये आप बड़े गौर से सुनेंगे, क्लीव करेगा कुछ इस तरीके से, क्लीव करेगा कुछ इस तरीके से। हां जी, क्लीव किया इसने कुछ इस तरीके से। क्लियर सी बात है बेटा। तो ध्यान से देखें, यहां पे गवानीन है, अभी बिल्कुल गवानीन है। एडेनिन और गवानीन का फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहां पे रहेगा C
क्लियर सी बात। लेकिन यहां पे टी ए तो हट गया, तो यहां पे रहेगा टी टी ए एंड ए। क्लियर सी बात। वायलेंस इस वाले पार्ट में आपने क्या देखा, इस वाले पार्ट में सर जब डीएनए इसको काटा ना, जब डीएनए ने इसको, इससे आरई ने इसको जब काटा, तो यहां पे जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रही ना, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बेटा ऐसी रही, सी टी टी ए एंड ए। ये ए इसके साथ बाउंड था, बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अब कट लगा, इस वाले फ्रेगमेंट के साथ आ गया। लेकिन नीचे वाले सेगमेंट में आपने याद रखना बेटा कि नीचे वाले सेगमेंट में यहां पे क्या दिखा आपको, यहां पे सर हमें दिखा, चलो इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। यहां पे क्या आएगा जी, ये देखो। तो इको R1 ने हमारे बेटा इस डीएनए को इस पैलिंड्रोमिक साइड के ऊपर ऐसे कट किया कि जो फ्री एंड्स बने ना, ये फ्री एंड जो बने, ये फ्री एंड, 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 फ्री एंड। यहां पे सी और जी के बीच में अभी अपना हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां पे जी और सी के बीच में अपना हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये वाले एंड्स जो है ना, ये वाले एंड्स बेटा याद रखेंगे, ये वाले एंड्स कहलाते हैं फ्री एंड्स। फ्री एंड्स का है, स्टिकी एंड्स का हो, ये फ्री एंड्स जो है ये कैसे, स्टिकी एंड्स, या इनको ही हम कहते हैं कोहेसिव एंड्स। तो कोहेसिव एंड्स में आपने देखा कि सर इस वाले फ्री एंड के ऊपर दिस इज द कंप्लीमेंट्री बेस, दीज आर द कंप्लीमेंट्री बेसिस। क्लियर सी बात। तो इको R1 बेटा क्या करता है, जब इको R1 जब आपके इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को क्लीव किया, इसने कुछ इस अंदाज में क्लीव किया कि जो आपका फ्रेगमेंट्स यहां पे बने, इन फ्रेगमेंट्स के बाद कैसे एंड्स बने, स्टिकी एंड्स या कोहेसिव एंड्स। वायलेंस यहां पे आ जाए, अगर मैं इस वाले डीएनए को बेटा ट्रीट करूं किसके साथ, अगर मैं इस वाले डीएनए को ट्रीट करूं एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ, लेट मी से यहां पे जो मैंने अब क्या किया है, अब यहां पे जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया मैंने, लेट मी से दैट इज समा फर्स्ट। अब ये समा फर्स्ट जो है, इसके लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तो ये वाली बनी, और यहां पे याद रखेंगे कि समा फर्स्ट आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करेगा यहां पे, आई मीन टू से बिटवीन साइटोसिन एंड गवानीन, बिटवीन साइटोसिन एंड गवानीन। एज अ रिजल्ट बेटा कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे, डायग्राम बेटा अभी आपको बताएगी कि कैसे आएंगे, वो इस तरीके से आएंगे बेटा कि यहां पे ऐसे आएंगे कि इस वाले पार्ट में आपको जो दिखने को मिलेगा, यहां पे तो डीएनए का बाकी पार्ट, लेकिन यहां पे सी होगा, नीचे जी होगा। ये देखें बेटा यहां पे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन इस वाले फ्रेगमेंट में जी एंड हियर इट्स व्हाट सी। दिस इज 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। यहां पे भी यही होगा, ये 5 प्राइम था, 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, दिस विल बी 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, सेम ओवर हियर। लेकिन बेटा जो पॉइंट मैंने आपको समझाना है ना, यहां पे ध्यान दें, जब इस वाले आरई ने, समा फर्स्ट ने, क्लियर सी बात है, इस वाले डीएनए को क्लीव किया ओवर दिस पैलिंड्रोमिक साइट्स, तो यहां पे जो एंड्स बने ना, ये एंड्स बेटा देखो यहां पे आपको दिख रहे हैं ब्लंट एंड्स मतलब वो वाले एंड्स बेटा जहां पे आपको कोई भी फ्री नाइट्रोजनस बेस नहीं देखने को मिला। वायलेंस इस वाले आरई ने जब यहां पे क्या किया बेटे, यहां पे डीएनए को क्लीव किया तो फ्री एंड्स बने जहां पे आपको क्या देखने को मिले थे, फ्री नाइट्रोजनस बेसिस। लेकिन यहां पे फ्री नाइट्रोजनस बेसिस नहीं देखने को मिले, दैट्स द रीजन कि इन एंड्स को बेटा हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं ब्लंट एंड्स। क्या कहते हैं, ब्लंट एंड्स।
तो आपने सिंपल याद रखना कि जब आरई कट करेगा किसको आपके डीएनए को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर, तो वहां पे बेटा दो तरह के एंड्स बनते हैं, या तो स्टिकी एंड्स बनेंगे, या तो बेटा स्टिकी एंड्स बनेंगे, या फिर वहां पे कैसे बनेंगे, ब्लेंट एंड्स बन सकते हैं, स्टिकी एंड्स बन सकते हैं। स्टिकी एंड्स को हम कभी कभार कोहेसिव एंड्स भी कहते हैं। बात याद रखेंगे बेटा कि यहां पे ये जो फ्री नाइट्रोजनस बेसिस होती है एंड्स के ऊपर, दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। देखिए ना, यहां पे टी है, यहां पे ए, यहां पे टी, यहां पे ए, यहां पे ए, यहां पे टी, यहां पे ए, यहां पे टी, सो दे कैन रीलाइन इट बैक, कंप्लीमेंट्री बेस पेयर्स। इज दैट मच क्लियर? तो ये तो आपने देखा मोड ऑफ कटिंग ऑफ फट आरी के ऊपर हमारे पास दो तरह के आरी बने। ये वाला क्लास ऑफ आरी बेटा जो आपके डीएनए को कैसे काटता है, यहां पे और बनाता है कोई स्टूडेंट, इस वाले को हम कहते हैं दे मेक ओब्लिक कटर्स, और ये वाले देखो स्ट्रेट कटर्स हैं, बिकॉज ये आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर में काटते हैं। आई कैन से लाइक दैट कि ये वाले आरी जो आपके डीएनए को सेंटर में काटते हैं, दे क्लीव या दे कट डीएनए इन द सेंटर, या हम कहेंगे स्ट्रेट कटर्स। दे मेक स्ट्रेट कट, दे मेक ओब्लिक कटर्स, दे क्लीव डीएनए away from the center of beta what, center of पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। देखिए ना, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस 6 नाइट्रोजन बेस की, सेंटर में नहीं काटा, सेंटर से थोड़ा हटके परे काटा। इज दैट मच क्लियर? तो हमने यहां पे देखा कि ये जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है किस तरीके से आपके डीएनए को क्लीव करते हैं। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, तो आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने। सबसे पहले मैं बात करूंगा फॉर एग्जाम्पल इको R1 की, इको R1 BAM H1. Similarly, we are having what? We are having BAM H1 and then HIN third. अब यहां पे बेटा ध्यान दें, मैंने यहां पे 3 आरी लिखी, कौन कौन? इको R1 लिखा, BAM H1 लिखा और HIN थर्ड लिखा। तो याद रखने वाली बात यह है कि ये तीनों आरी जो है ना, ये तीनों आरी बेटे जब आपके डीएनए को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर कट करेंगे, याद रखना दे क्रिएट बेटा स्टिकी एंड्स। दे क्रिएट व्हाट? स्टिकी एंड्स और कोहेसिव एंड्स। या आई कैन से सर these are they cut, these are oblique cutters। वायलेस यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं बेटा हिंड थर्ड की, हिंड सेकंड की बात करूं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं समा फर्स्ट की, सिमिलरली एक और की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है इको आर। क्लियर सी बात है। क्वेश्चन बेटा याद रखेंगे कि इको R1 तो स्टिकी एंड्स क्रिएट करता है, इको आर कैसा करता है? स्टिकी एंड्स। लेकिन इको ये क्या करता है? ये वाला इको आर जो है, ये वाला बेटा कैसे एंड्स डेवलप करवाता है? इट डेवलप्स व्हाट? ब्लंट एंड्स। अब याद रखने वाली बात ये कि इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक। तो ब्लेंड एंड कटर्स में इतना याद रखना, बिकॉज ऑब्जेक्टिव कभी पूछा जा सकता है। स्टिकी एंड्स में ये 3 एग्जांपल्स। अब बेटा कितने हैं हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? सर वी आर हैविंग मोर देन 900। अब कितनों की भाई आप पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस याद रखेंगे, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड यू विल रिमेंबर द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ इको R1 फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर यू रिमेंबर व्हाट? हिंड सेकंड एंड समा सेकंड, बिकॉज इजी है। तो इको R1 का जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनता है, मैंने अभी कहा बेटा कि इको R1 का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज GAA TTC CTT AAA एंड G। क्लियर? वैलेंस यहां पे याद रखेंगे कि हिंड सेकंड का बनता है GTC GAC CA GCTG। क्लियर सी बात है? GATC। तो इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये, वाले समा फर्स्ट का बेटा तो इजी है, इट इज CCC GGG
यहाँ पे जी 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 सी सी सी, यहाँ पे कट लगेगा और यहाँ पे बेटा याद रखेंगे यहाँ पे कट लगेगा, यहाँ पे बिटवीन G and A as a result it develops what your sticky ends. So this was about the mode कि किस तरीके से आपका या mechanism how these restriction endonuclease cleave your DNA. क्लियर सी बात है। अब बेटा इतना डिस्कशन तो हो गया है, अब बात यहां पे ऐड करने के लिए बनती है कि हम इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ आरई, बिकॉज क्वेश्चन बेटा कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। सो नॉमेनक्लेचर को बेटा इजी बनाने के लिए आई विल टेक थ्रू योर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात की, मैं लिखूंगा इको R1। चलो एक और लिखते हैं, एक और लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक और में हम क्या लिखेंगे भाई, चलो समा का लिखते हैं या हिंड का लिखते हैं, हिंड सेकंड का लिखते हैं, हिंड सेकंड का लिखते हैं, हिंड सेकंड। चलिए समा का भी लिखते हैं, समा फर्स्ट। तो क्या याद रखना बेटा आपको, जब हम इस इको आर फर्स्ट की बात करते हैं तो इको आर फर्स्ट में आपने याद रखना कि हमने ऐसा नाम क्यों दिया, बिकॉज जैसे आपके केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर होता है तो हमारे बेटा बायोलॉजी में भी एंजाइम्स को नेमिंग करने के लिए वी मेक द यूज ऑफ नॉमेनक्लेचर। सो याद रखने वाली बात है कि नॉमेनक्लेचर जब हम करते हैं ना तो फर्स्ट अल्फाबेट जो है, फर्स्ट लेटर, ये फर्स्ट लेटर बेटे याद रखना, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स द जीनस। किसका जीनस? इको R1 बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो है, बैक्टीरिया से आइसोलेट किया। रिमेंबर कि फर्स्ट अल्फाबेटा लेटर इट रिप्रेजेंट्स द जीनस बेटा, किसका? बैक्टीरिया का, जहां से आपने अपने किसको, आपने अपने यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बिकॉज नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो Now next video we'll talk about the nomenclature of what these restriction endonucleases, जिनको हम कभी कभार मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। तो याद रखेंगे नॉमेनक्लेचर को इजी बनाने के लिए मैंने 3 आरई का एग्जांपल लिया है, ठीक है। सो याद रखेंगे कि नॉमेनक्लेचर में ये जो फर्स्ट लेटर होता है ना बेटा, फर्स्ट लेटर जो कैपिटल में हम हमेशा लिखते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द जीनस ऑफ द बैक्टीरिया, while from the RE is being isolated. So first letter or alphabet, it represents what beta? It represents genes of bacteria. अब ये next दो जो हैं, दो letters CO जो यहां पे है, ये क्या represent करता है? It represents बेटा species. So second and third alphabet represent करता है किसी भी RE में कि किस स्पीशीज से आपने इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बच्चे आइसोलेट किया। एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये वाला जो है विच इज द फोर्थ लेटर, ये याद रखेंगे, मैं चेंजिंग कलर से लिखूंगा। ये फोर्थ अल्फाबेट जो है इट इज एडिशनल। व्हाई इज इट एडिशनल? बिकॉज जब हम इको R1 को बेटा समा के साथ कंपेयर करते हैं, समा में देखो फर्स्ट लेटर है और सेकंड एंड थर्ड फोर्थ तो है ही नहीं। सो इसीलिए मैंने कहा इट इज एडिशनल। एडिशनल क्यों? बिकॉज बेटा इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? किस स्ट्रेन से आपने इस इको आर को या इस वाले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आइसोलेट किया। फॉर एग्जांपल अगर इको R1 की बात करें तो इसको बेटा हमने आइसोलेट किया है एक इस्चेरचे कोले से, जैसे यहां पे क्या है, इस्चेरचिया, ये क्या है, कोले। और स्ट्रेन कौन सा? RY स्ट्रेन 13। और इस स्ट्रेन का हमने क्या लिखा? इट्स अप टू साइंटिस्ट, यहां पे हमने R लिख लिया। एंड द मोर इंपॉर्टेंट बेटा, मोर इंपॉर्टेंट जो नीट में बनता है और आपको कंफ्यूज कर लेता है, दैट इज दिस रोमन नंबर। ये रोमन नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है नॉमेनक्लेचर में? तो याद रखेंगे बेटा, इट रिप्रेजेंट सर द ऑर्डर ऑफ, मैं रेड से लिखूंगा बिकॉज है ही कंफ्यूजिंग, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन of restriction endonuclease. What does this mean, sir?
इसका मतलब बेटा ये हुआ, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहां पे इशेरिचिया कोली की एग्जाम्पल ली। अब इस इशेरिचिया कोली के ये न्यूक्लियोइड में बेटा क्या हुआ, यहां पे कुछ जीन्स है, इन जीन्स के बेटा जब क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, मान के चले यहां पे इको आर बना, यहां से भी इको आर बना, यहां से इको आर बना, ठीक है, आर स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। क्लियर सी बात, मान के चले ये इको R1 जो है इसको हमने डिस्कवर किया, इसको हमने आइसोलेट किया पहले। क्लियर सी बात है, इसको हमने आइसोलेट किया पहले। सर ये डिफरेंट क्यों लिखा, बिकॉज यहां से जो इको R1 बनेगा, ठीक है, इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तो डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट, इसका डिफरेंट, इसलिए मैंने यहां पे 4 जीन्स को ही हाईलाइट किया। सो ये इको R1 जो है ये इस इशेरिचिया कोली में, इशेरिचिया कोली में तो बना, लेकिन बेटा हमने मान के चलो इसको आइसोलेट किया पहली बार। मैंने इसको पहले आइसोलेट किया, इसको मैंने बाद में आइसोलेट किया, और इसको मैं आइसोलेट कर रहा हूं लेट मी से एट 3 नंबर। तो सबसे पहले जो मैंने आइसोलेट किया इको आर, क्लियर सी बात, उसके साथ में लिखूंगा, सर नॉमेनक्लेचर तो बताएं इसका, नॉमेनक्लेचर में इसका लिखूंगा इको आर, बिकॉज RY13 स्ट्रेन से निकाल रहा हूं भाई, इको आर फर्स्ट, पहली बार आइसोलेट किया। सेकंड की बात करते हैं तो आई विल राइट हियर इको आर सेकंड, रोमन नंबर में लिखना है, तो सेकंड मतलब कि सेकंड नंबर के ऊपर आइसोलेट किया। यहां पे बेटा मैंने लिया इको आर फॉर एग्जांपल 4। सिमिलरली हिंड की भी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हिंड फर्स्ट, हिंड सेकंड, फॉर एग्जांपल हिंड थर्ड। ये सब जो आरी मैंने निकाले इनको मैंने आइसोलेट किया बेटा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा डी स्ट्रेन से, लेकिन इसको मैंने आइसोलेट किया पहले, इसको आइसोलेट किया बाद में, लेकिन द गोल्डन पॉइंट बेटा कि ये हमने सबसे पहले डिस्कवर किया था, लेकिन आइसोलेट कब हुआ, दूसरे नंबर के ऊपर। दैट मीन्स आई मीन टू से कि ये जो रोमन नंबर होता है बेटा, ये रोमन नंबर ऑलवेज क्या रिप्रेजेंट करता है, अब कंफ्यूज नहीं होना बेटा, इट ऑलवेज या इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर आरी फ्रॉम द पर्टिकुलर स्ट्रेन। क्लियर सी बात है। तो पहली बार निकाला तो 1 लिखा, तो अगर मैं दूसरे के लिखूं वहां पे 4 लिखूं तो 4 लिखेंगे रोमन नंबर में, बाकी रेस्ट इज सेम। अब यहां पे देखें इस वाली एग्जांपल में H जो है फर्स्ट लेटर इट रिप्रेजेंट्स जीनस हीमोफिलस, हीमोफिलस। IN का मतलब इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एंड D का मतलब है बेटा RD स्ट्रेन। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के RD स्ट्रेन से हमने हिंड सेकंड को या हिंड को आइसोलेट किया, लेकिन किस नंबर के ऊपर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, सेकंड। इससे पहले जो है जो आइसोलेट किया होगा उसके लिए हम लिखेंगे हेन फर्स्ट, देन हेन फॉर एग्जांपल थर्ड, जो अभी मैंने वहां पे बताया। तो सिमिलर इट इज सेरेशिया मार्कीसेंसिस, यहां से हमने लिखा फर्स्ट। अब यहां पे देखेंगे इसमें रोमन नंबर है, फर्स्ट अल्फाबेट है, सेकंड और थर्ड है, लेकिन फोर्थ नहीं है। दैट मीन्स बेटा यहां पे आपने याद रखना है कि ये वाला जो है एडिशनल है, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन फ्रॉम वेयर आर इज isolated. Clear सी बात। So with this beta we are done with another class of what, of your enzymes. That was our cleaving enzymes बेटा। सारी चीजें मैंने यहां पे डिस्कस की, क्लीविंग एंजाइम्स हैं क्या, ठीक है। उसके बाद लाइटिक क्लीविंग एंजाइम में हमने एंडोन्यूक्लियस देखा, एक्सोन्यूक्लियस का तो यूज नहीं करते, दीज आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर सी बात है। फिर हमने देखा कि आपका ब्लंट एंड कटर कौन सा होता है, ओब्लिक कटर कौन सा होता है, देन हमने बात की बेटा इसकी एग्जाम्पल्स की, देन हमने बात की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की, देन बेटा आरी को लेके हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जो इंपॉर्टेंट है, देन मोड ऑफ कटिंग, देन हमने बात की बेटा किसके बारे में, इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में भी। नाउ नेक्स्ट we'll talk about the another category of enzymes what we called as joining enzymes. So joining enzymes का फंक्शन क्या होता है? joining enzymes का फंक्शन होता है बेटा कि ये आपके डिजायर्ड जीन जो अभी हमने किसी सेल से निकाला, इसको जोड़ते हैं विद अवर वेक्टर। वेक्टर यूजुअली आपका डीएनए मॉलिक्यूल होता है। फॉर एग्जांपल अभी आप जहन में रखेंगे प्लाज्मिड की बात, तो जब ज्वाइनिंग एंजाइम ने आपके डिजायर्ड जीन को किसके साथ जोड़ दिया, वेक्टर के साथ, तो यहां पे जो अब डीएनए बनेगा बेटा, दैट हाइब्रिड डीएनए इट सिंपली टर्म्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
और समटाइम्स वी कॉल इट एज ए काइमेरिक डीएनए। मान के चले बेटा, मैंने यहां पे ये क्या लिया आपका वेक्टर विच इज द प्लाज्मिड फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस इज फॉर एग्जाम्पल यूर डिजायर्ड जीन। अब एक एंजाइम का यूज करके विच इज डीएनए लाइगेज which belongs to the category of this joining enzymes, तो ये एंजाइम करता क्या है, ये एंजाइम बेटा आपके इस डिजायर्ड जीन को लाइगेट करता है, जोड़ता है किसके साथ, हमारे इस वाले वेक्टर डीएनए के साथ। तो यहां पे जो ये डीएनए बना, दिस डीएनए इट इज बेटा शॉर्ट में टर्मिनाइज व्हाट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये नेक्स्ट टूल था या नेक्स्ट क्लास ऑफ एंजाइम जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। And another enzyme what we use in the biotechnology is the, जो मैंने बात की थी बेटा अभी alkaline phosphatase की। alkaline phosphatase ये भी एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इस इंपॉर्टेंट एंजाइम की फंक्शन क्या बेटा, यहां पे गौर करें। ये फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर लिया विच इज अ प्लाज्मिड, जो जब इस प्लाज्मिड को मैं रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस के साथ ट्रीट करूंगा, सो इस प्लाज्मिड का बेटा यहां पे क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन नहीं, हम कहेंगे ये प्लाज्मिड जो है इसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर कट लगेगा। सो जब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर कट लगा तो ये वाला जो वेक्टर है, अब यहां पे इसका एक एंड होता है 5 प्राइम एंड, फॉर एग्जांपल दिस इज 5 प्राइम एंड, दिस इज 3 प्राइम एंड, दिस इज 5 प्राइम एंड, दिस इज 3 प्राइम एंड। एंड ओवर these 5 ends, 5 प्राइम एंड, वी नो कि यहां पे फॉस्फेट ग्रुप होता है बेटा, यहां पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो फॉस्फेट ग्रुप आपके इस 3 प्राइम एंड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये आपके इस डीएनए में फिर से क्या करेगा, फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड क्रिएट करे। एज अ रिजल्ट व्हाट आर द चांसेस आर दैट कि आपका ये डीएनए जो वेक्टर आपने लिया था इट कैन रिलाइगेट बैक। So in order to prevent the religation of this vector, plasmid vector, DNA vector, what we do, हम इस एंजाइम का बेटा यूज करते हैं alkaline phosphatase का, और इसका फंक्शन बेटा अब आपने देखा, it removes phosphate groups कहां से, from 5 prime end. As a result what happens, as a result religation of वेक्टर डीएनए, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मिड की बात की मैंने, इज प्रिवेंटेड, नहीं तो फिर से रिलाइगेट होगा। जब फिर से रिलाइगेट होगा बेटे तो हम कहेंगे कि यहां पे फिर क्या होगा, यहां पे फिर आपका ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके वेक्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा। सो विद दिस बेटा वी आर डन विद द फर्स्ट टूल व्हिच वी यूज इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दोज वर एंजाइम्स। Now next important tool बेटा जो हम यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, those are the vectors. So what are vectors? Vectors बेटे आप याद रखेंगे ये ऐसे टूल्स होते हैं जिनका काम होता है that they deliver your desired gene into host organism या host cell, ताकि होस्ट सेल में, अब होस्ट सेल की एंजाइमेटिक मशीनरी यूज करके आपके इस डिजायर्ड जीन की बेटा क्या हो जाए, वहां पे इसकी ट्रांसलेशन हो जाए एंड यू विल बी हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली आपने ये याद रखना है, एक तो ये फंक्शन बनी आपकी इस वेक्टर की, साथ में बेटा ये भी याद रखें कि वेक्टर जो होता है ना, इसको कभी कभार हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग वेक्टर। दैट मींस इट आल्सो हेल्प्स इन व्हाट, क्लोनिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन, ठीक है, हैविंग द मल्टीपल कॉपीज ऑफ योर व्हाट, दिस डीएनए इन ए बैक्टीरिया और द होस्ट सेल। आगे देखेंगे इसको। सो अब याद रखेंगे कि वेक्टर्स का काम होता है व्हाट, ट्रांसफर जीन ऑफ इंटरेस्ट into host cell। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे कि आपके किस वेक्टर्स, अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं, लेकिन एक आइडियल वेक्टर की बात जब करते हैं, एक आइडियल वेक्टर में बेटा आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। सो एग्जाम में बेटा क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर वेक्टर्स एंड व्हाट आर the features of an ideal vector। so ideal vector को लेके बेटे आपने याद रखने की इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होना जरूरी है, तो याद रखेंगे बेटा इसकी सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपके एक वेक्टर में होनी चाहिए, इट शुड possess बेटा व्हाट, origin of replication, what we call as ओरी साइट। पहला प्रॉपर्टी इसमें जो होना चाहिए
सेकंड प्रॉपर्टी आपके आइडियल वेक्टर में जो फीचर होना लाजमी है, दैट इज इट शुड पॉसेस बेटा व्हाट, इट शुड पॉसेस सिलेक्टेबल मार्कर्स। अभी बात करेंगे इनके फंक्शंस की, डोंट वरी। देन बेटा एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके इस वेक्टर में होना जरूरी है, ठीक है, ताकि हम इसको यूज करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, दैट इज कि आपके वेक्टर में बेटा होनी चाहिए व्हाट, क्लोनिंग साइट्स, क्लोनिंग साइट्स, ठीक है, या रिकॉग्नाइजेशन साइट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटा, आपके इस और इस साइट की। और इस साइट में आप सिंपल याद रखेंगे, मैं अभी डायग्रामेटिकली भी आपको दिखाऊंगा, पहले लेट वी हैव द थ्योरेटिकल पार्ट। सो सबसे पहले ऑरी साइट इज द सीक्वेंस ऑफ बेटा ऑन नाइट्रोजीनियस बेस पेयर की, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस पेयर्स, जहां से क्या होगा, जहां से रेप्लिकेशन इनिशिएट होगा, where from replication is initiated। एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है कि ऑरेंज साइट को लेके आपने याद रखना बेटा दैट इट कंट्रोल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, इट कंट्रोल्स बेटा द कॉपी नंबर। अब कॉपी नंबर क्या होता है, कॉपी नंबर को बेटा अंडरस्टैंड करवाने के लिए आई एम हैविंग अ डायग्राम ओवर हियर। दिस इज फॉर एग्जांपल योर प्लाज्मिड वेक्टर, दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमने यहां पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बेटा हमने ट्रांसफर किया इनटू होस्ट सेल। अब होस्ट सेल में जाके बेटा क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा, इट विल फॉर्म इट्स मल्टीपल कॉपीज, देन दिस बैक्टीरिया इट विल डिवाइड। तो जब ये डिवाइड करेगा बेटा ये अपने बैक्टीरियल कॉलोनीज बनाएगा, और हर एक कॉलोनी में यू विल से बेटा कि इसमें लेट मी से 100 आपको ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपी दिखने को मिलेगी, कॉपीज दिखने को मिलेगी, मैनी दीज रिकॉम्बिनेंट डीएनए कॉपीज, मैनी दीज रिकॉम्बिनेंट डीएनए कॉपीज। तो ये वाला प्रोसेस, ये वाला फीचर कहलाता है व्हाट इज टर्म्ड एज कॉपी नंबर। सो कॉपी नंबर आपने क्या याद रखा कि इसमें कितनी क्षमता है, कितना पावर है कि ये अपनी कितनी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट, दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस व्हाट वी कॉल एज ऑरी साइट। अब बेटा एनसीईआरटी का एक गोल्डन पॉइंट में यहां पे स्टार पॉइंट डिस्कस करूंगा। हमारी एनसीईआरटी बेटा लिख रही है कि एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में आइडियल क्लोनिंग वेक्टर should support high copy number. It should support what? High copy number. इसका मतलब है बेटा कि हमारे पास दो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं। वन क्लोनिंग वेक्टर जिसका कॉपी नंबर है that it can produce its 100 replica copies, लेकिन in contrast to that we are having a ORI site जिसमें ये कैपेबिलिटी है that it can produce hundreds of thousands of its copies. Is that much clear? तो RDT में बेटा हम उस वेक्टर का यूज करते हैं जिसका कॉपी नंबर क्या हो, हाई हो, ORI site का। अब बेटा याद रखेंगे कि हाई कॉपी नंबर आपके उसी वेक्टर का होता है। रेड से लिखूंगा बेटा, ये एनसीईआरटी ने केवल इतना मेंशन करा है, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसी ऑरी साइट का आपको बेटा क्या देखने को ज्यादा मिलता है, कॉपी नंबर जिसमें 80 रेशियो इसके इस ऑरी साइट में हाई हो, एज कंपेयर टू जीसी कंटेंट। व्हाई बेटा? बिकॉज जिस टाइम के ऊपर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वहां पे रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। अब वो वाला वेक्टर बेटा, वो वाली ऑरी साइट जहां पे ए और टी ज्यादा होगा, वहां पे ये रेप्लिकेशन फॉर्क जो है जल्दी से बनेगा एज कंपेयर टू द वेक्टर जहां पे ऑरी साइट में जीसी कंटेंट ज्यादा होगा। बिकॉज जी और सी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इट विल टेक टाइम। दैट मींस यू हैव टू रिमेंबर कि आपकी ऑरी साइट में कितने फीचर्स याद रखने आपको, दैट इज कि यहां पे इट सपोर्ट द हाई कॉपी नंबर। क्लियर सी बात है ऑरी साइट। चलिए जी मैं यहां पे आपको लेके जाता हूं, हमारी एनसीईआरटी ने जो पीवीआर 322 का क्या लिया है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पे ये वाली सीक्वेंस बेटा जो है दिस इज ऑरी साइट, यहीं से रेप्लिकेशन इनिशिएट होगा। अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड दिस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम, रिमेंबर। अब बेटा बात करेंगे हम किसकी, अब बात करेंगे इसके बाद हम क्लोनिंग साइट की। तो क्लोनिंग साइट आप याद रखेंगे, क्लोनिंग साइट वो वाला रीजन होता है हमारे इस वेक्टर में जहां पे आप अपना डिजायर्ड जीन बेटा क्या करें, लाइगेट कर सके, इंसर्ट कर सके। सो हम लिखेंगे इट इज द साइट आर अ नाइट्रोजीनियस बेस पेयर सीक्वेंस जहां पे हम क्या करते हैं, वी लाइगेट क्लियर, है जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेगा, लाइगेट अवर डिजायर्ड जीन।
अब यहां पे भी एक ट्विस्टिंग पॉइंट है बेटा, याद रखेंगे। मेरे पास मान के चले मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, प्लाज्मिड की ही बात करेंगे। वन इज दिस वन, अनदर इज दिस वन। क्लियर सी बात है। अब ये वाला जो क्लोनिंग वेक्टर है, इसमें लेट मी से, इसमें बेटा कितने हैं, रादर आई कैन टेक द 3। चले जी हम 3 लेते हैं, चलो जी 3 लेते हैं, 3 वेक्टर्स लिए मैंने यहां पे। इस वाले वेक्टर में एक ही क्लोनिंग साइट है, मतलब इट कैन बी क्लीव्ड बाय ओनली वन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और यहां पे वी कैन इंसर्ट बेटा ओनली सिंगल जीन ऑफ इंटरेस्ट। वाइल इज ये वाला अगर हम देखेंगे यहां पे, लेट मी से दिस इज द क्लोनिंग साइट बेटा, दिस इज क्लोनिंग साइट, दिस इज क्लोनिंग साइट, आई मीन टू से प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस। तो यहां पे 4 क्लोनिंग साइट है, लेकिन बेटे याद रखेंगे ये क्लोनिंग साइट फॉर एग्जांपल इज फॉर इको R1, दिस इज फॉर ऑल्सो इको R फर्स्ट, दिस इज फॉर इको R फर्स्ट, दिस इज ऑल्सो फॉर इको R फर्स्ट। क्लियर सी बात। लेकिन इन कंट्रास्ट टू दिस बेटा मेरे पास और एक वेक्टर है, ये मान के चलें दिस इज द क्लोनिंग साइट, ठीक है, जहां पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, किसके लिए, आपके एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए। यहां पे बेटा देखो ये एक और क्लोनिंग साइट है जहां पे एक और आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट करेगा, दिस इज अनदर क्लोनिंग साइट जहां पे एक और डिफरेंट आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट करेगा। नाउ द कांसेप्ट फॉर दिस इज बेटा, फॉर एग्जांपल लेट मी से इट्स फॉर इको R फर्स्ट, दिस इज फॉर एग्जांपल फॉर BAM H1, दिस इज लेट मी से फॉर HEND सेकंड। क्लियर। तो इसको हम यूज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो ड्रॉबैक है, दिस वेक्टर यू कैन यूज इट फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनली वन जीन ऑफ इंटरेस्ट। यहां पे आप देखो बेटा, जब आप इस वेक्टर को ट्रीट करेंगे इको R फर्स्ट के साथ, यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहां पे बेटा कहेंगे कि इस वाले प्लाज्मिड में सर इसका होगा फ्रेगमेंटेशन, तो टुकड़े हो जाएंगे आपके प्लाज्मिड के, ढूंढते रहो अब इन टुकड़ों को, फिर से जोड़ो, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट करो, दैट मींस नॉट यूजेबल, नहीं यूज कर सकते। क्लियर सी बात। वाइलेज यहां पे आप देखें, इट हैज गॉट द 3 क्लोनिंग साइट्स, दैट मींस दिस वेक्टर, दिस प्लाज्मिड वेक्टर, यहां पे आप बेटा क्या कर सकते हैं, 3 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट कर सकते हो। लेकिन याद रखने वाली बात, एक टाइम के ऊपर बेटा आप केवल एक R यूज करोगे, अदरवाइज आपने 3 डाल दिए तो फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल। याद रखेंगे यहां पे एक बार अगर आपने हिंड सेकंड के साथ ट्रीट किया, यहां पे कट मारेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कर लो। आपने इको R फर्स्ट के साथ ट्रीट किया, यहां पे क्लीव करेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे इंट्रोड्यूस कर लो। यहां पे BAM 1 के साथ किया तो यहां पे कट लगेगा, आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट यूज कर सकेंगे। तो बेटा मैं कहूंगा कि इन 3 में से सर दिस वन इज गोइंग टू बी आइडियल क्लोनिंग वेक्टर। व्हाई? द रीजन बीइंग दैट कि सर दिस क्लोनिंग वेक्टर इट हैज गॉट मल्टीपल cloning sites, and each cloning site is specific to a particular restriction endonuclease, unlike to this one. क्लियर सी बात। इसीलिए बेटा बायोटेक्नोलॉजी में इस वेक्टर को जिसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती है, वी कॉल इट एज पॉलीलिंकर बेटा क्यों कहा, बिकॉज इस वेक्टर में बेटा ये कैपेबिलिटी है दैट वी कैन ट्रांसफर मैनी जीन्स ऑफ इंटरेस्ट। इज दैट मच क्लियर विद सिंगल वेक्टर। हाँ, इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें देयर इज ओनली वन क्लोनिंग साइट, इसको यूज नहीं कर सकते बिकॉज इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स तो है, लेकिन फॉर ए सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्लियर सी बात। यहां पे क्लीव करेगा इधर, एज अ रिजल्ट फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। दैट मींस दिस वन इज द आइडियल क्लोनिंग वेक्टर। तो बेटा हमने वेक्टर में क्या देखा, क्लोनिंग साइट में याद रखेंगे एन आइडियल क्लोनिंग वेक्टर शुड पोजेस मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, means it's a polylinker। लेकिन याद रखेंगे each one specific to a particular RE, is that much clear? तो अब बेटा सिलेक्टेबल मार्कर्स की बात करेंगे। सिलेक्टेबल मार्कर ये भी नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होती है, लेकिन ये वो वाली नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होती है which helps us to identify transformed, very important, transformed recombinant hosts from non transformed hosts।
What does the concept means? Concept means बेटा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्या लिए मैंने होस्ट सेल. अब ये वाला होस्ट सेल जो है, इस वाले होस्ट सेल ने लेट मी से बेटा इट हैज टेकन अप द आरडीएनए. आरडीएनए लिया बेटा इसने, तो मैं कहूंगा बेटा ये वाला वेक्टर, ये वाला होस्ट सेल जो है इट इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मर रिकॉम्बिनेंट. वायलेस इस वाले होस्ट सेल ने, याद रखेंगे, मान के चले बेटा इसने आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपटेक नहीं करा, सो आई कैन से सर दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मर होस्ट. तो अपने काम का कौन है बेटा, अपने काम का ये है. क्यों? बिकॉज इस वाले होस्ट ने आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट अपटेक किया है, इसका ट्रांसलेशन होगा इसमें. एज अ रिजल्ट यू आर गोइंग टू हैव योर प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट. इज दैट मच क्लियर? तो बेटा याद रखेंगे कि सेलेक्टेबल मार्कर्स का काम ये है. अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट, अब सेलेक्टेबल मार्कर्स की जब बात आ ही गई है, आपने याद रखना बेटा यहां पे हम क्या करते, या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को यूज कर सकते हैं एज व्हाट, antibiotic resistant genes can be used as selectable marker. For example ampar, amplicin resistant gene. For example TET-R मतलब tetracycline resistant gene. For example chloramphenicol. ठीक है बेटा, तो ये antibiotic resistant genes जो है ना, इनको बेटे हम यूज कर सकते हैं as what selectable marker. More importantly बेटे, more importantly you will remember कि हम कभी कभार आपके लैक ओपरैन का जो लैक जेड जीन होता है ना, इसको भी यूज कर सकते हैं as what सेलेक्टेबल मार्कर. तो सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं बेटा, ये ऐसी नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होती है, क्लियर सी बात, which helps us in what identifying transformed recombinants from non-transformed recombinants which are no use of what in biotechnology. then मैंने आपसे कहा कि किस किस को आप यूज कर सकते हो, किस किस जीन को यूज कर सकते हैं as what selectable marker. all clear, very good. अब बेटा यहां पे चलते हैं हम एक और कॉन्सेप्ट की ओर. अब जब वेक्टर्स की बात करते हैं ना, vectors में you will remember we have got different types of vectors. We have got bit of different types of vectors. We have got different types of vectors. For example, जब वेक्टर की बात करेंगे तो हमारे पास फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं प्लाज्मिड्स. फर्स्ट क्लास ऑफ वेक्टर विच वी कैन यूज आर द प्लाज्मिड्स. कुछ बेटा वायरसेस भी होते हैं. सम वायरसेस फॉर एग्जाम्पल HMLNV. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वायरस में रेट्रोवायरस जो है उसको हम यूज कर सकते हैं क्लोनिंग वेक्टर. सिमिलरली यू विल रिमेंबर वी हैव गॉट YAC, वी हैव गॉट BAC. क्लियर सी बात. सिमिलरली वी हैव गॉट प्लास्मिड. ठीक है, सो दीज आर द फ्यू ऑफ द वेक्टर्स व्हिच वी यूज इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. अब बेटे सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लाज्मिड. रिमेंबर बेटे यहां से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द वेक्टर्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. डिस्कस द फीचर्स ऑफ एन आइडियल क्लोनिंग वेक्टर एंड देन यू मे बी आस्क्ड अबाउट व्हाट, यू मे बी आस्क्ड अबाउट PBr322 जो अभी देखेंगे. अब प्लाज्मिड की बेटे जब तारीफ करते हैं ना, प्लाज्मिड में हमें पता है कि प्लाज्मिड इज फाउंड इन ओनली फ्यू बैक्टीरिया, सब में नहीं होता. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, इट्स एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल circular double stranded helically coiled copy of DNA जिसमें आपको वाइटल जीन्स दिखने को नहीं मिलते. तो यही तो प्लाज्मिड है. डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, हेलिकली कॉइल्ड है. क्लियर सी बात है. अब इन वेक्टर्स का या इस प्लाज्मिड का हम यूज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में. किसके लिए बेटा? एज व्हाट, एज अ टूल टू ट्रांसफर व्हाट, टू ट्रांसफर अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू होस्ट सेल. अब याद रखेंगे प्लाज्मिड बेटा हमारे पास दो तरह के बन सकते हैं. वन आर द नेचुरल प्लाज्मिड्स. किसी बैक्टीरिया से आपने प्लाज्मिड निकाला, इसमें थोड़ी सी चेंज करके आपने इसको यूज किया एज सच एज वेक्टर. लेकिन बेटा कुछ ऐसे भी होते हैं प्लाज्मिड्स जिनको हम यूज करते हैं एज व्हाट, क्लोनिंग वेक्टर्स, विच आर टर्म्ड एज मॉडिफाइड प्लाज्मिड्स. तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल प्लाज्मिड की. तो नेचुरल प्लाज्मिड में आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल बनती है TI प्लाज्मिड. And this TI plasmid, remember the TI plasmid beta, it's obtained from Agrobacterium tumefaciens, and this bacteria is capable beta that it causes what?
इसके बारे में याद रखना कि आपके प्लांट्स में क्या करता है, क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है, not the part of discussion. So TI plasmid can be used as a vector. Similarly बेटा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से हम एक और प्लाज्मिड का यूज कर सकते हैं, RI प्लाज्मिड. So these are the plasmids बेटा which are used as a vectors. लेकिन इनका काम होता है बेटा, इनका काम होता है that they are used to transfer your gene of interest into what? Into plants. याद रखेंगे दैट द चॉइस ऑफ वेक्टर कौन सा वेक्टर आपने यूज करना है डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, साइज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड होस्ट सेल, किसमें आपको इसको ट्रांसफर करना है. सो अगर आपको प्लांट में बेटा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करना होगा तो किसका यूज कर सकते हैं हम, टीआई प्लाज्मिड का यूज कर सकते हैं, आरआई प्लाज्मिड का यूज कर सकते हैं. दैट मींस दे आर द नेचुरल प्लाज्मिड्स. सो टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड के बारे में याद रखें, इनमें कैपेबिलिटी होती है दैट दे कैन cause the diseases. अब इनमें डिजीज काजिंग जीन जो है ना उसको इनएक्टिवेट करके मैकेनिज्म की ओर में नहीं जाऊंगा बेटा, वी कैन यूज देम एज व्हाट, वेक्टर्स. तो इसीलिए बेटा हम याद रखेंगे कि टीआई प्लाज्मिड और आईआर प्लाज्मिड जो है दे आर डिसआर्मर्ड क्लोनिंग वेक्टर्स. व्हाई? बिकॉज इनमें जो डिजीज काजिंग जीन होता है ना, हम उसमें क्या करते हैं, इनएक्टिवेशन, ताकि वो एक्सप्रेस ना हो. जब ये वेक्टर आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लांट में लेके जाएगा वहां पे क्या करेगा, एक्सप्रेस होगा. सो दिस पॉइंट टू बी रिमेंबर. अब बेटा बात करते हैं हम किनकी, मॉडिफाइड प्लाज्मिड्स की. मॉडिफाइड प्लाज्मिड्स में सबसे पहले यू रिमेंबर बेटा वी हैव गॉट देन एग्जांपल ऑफ PBr322. another important question to be discussed, अभी बात करेंगे. Similarly we have got PUC18, we have got बेटा PUC19. क्लियर सी बात है. सो these are the plasmids. हमने क्या किया, हमने किसी बैक्टीरिया से बेटा प्लाज्मिड निकाला, उस प्लाज्मिड में हमने जेनेटिक मैनिपुलेशन की, मॉडिफिकेशंस की, और मॉडिफिकेशन के बाद व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज देम एज व्हाट, वी कैन यूज देम एज वेक्टर. अब याद रखेंगे PBr320 जो जिसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये बेटा हम यूज करते हैं. याद रखना अगर आपको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां पे ट्रांसफर करना होगा, नाउ फॉर एग्जांपल we have to transfer our gene of interest into bacteria, we can make the use of PBr322. अब बेटा now we are going to talk about the PBr322 in detail, जो आपके बोर्ड में बेटा क्वेश्चन बन सकता है. सो PBr322 को लेके आपने याद रखना है कि ये प्लाज्मिड जो था इसको डिजाइन किया था बेटा आपके दो साइंटिस्ट्स ने, वॉल्वियर ज़पाटा, सेकंड इज रिमॉल्ड एल रॉड्रिगेज. तो इसीलिए हमने इस वाले प्लाज्मिड के लिए P लिखा है प्लाज्मिड, B का मतलब बॉलिवर ये वाले साइंटिस्ट, एंड देन R में हमने लिखा है रॉड्रिगेज. देन 322 इज द लैब नंबर. इज दैट मच क्लियर? अब एनसीईआरटी की डायग्राम को बेटा हम लेके चीजों को डिस्कस कर सकते हैं. तो ये आपका एक मॉडिफाइड, रिमेंबर बेटा इट्स अ मॉडिफाइड प्लाज्मिड which is used for the gene transfer in what, in बैक्टीरिया में. अब याद रखेंगे कि इस वाले वेक्टर में दिस इज द ओरिजिन साइट, ओरे साइट, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. सिमिलरली बेटे याद रखेंगे कि यहां पे जो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं जो इन्होंने यहां पे इंटीग्रेट करे, दैट वाज एम्पलिसिन एंड टेट्रासाइक्लिन. तो क्या याद रखेंगे कि PBr3 में ओरे जो है, ओरे इज 1. देन सेलेक्टेबल मार्कर्स जो है, सेलेक्टेबल मार्कर बेटा दो हैं, कौन कौन, एक तो है एम्पार एम्पलिसिन रेजिस्टेंट जीन, एंड सेकंड इज टेट-आर मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. इज दैट मच क्लियर? इसके अलावा बेटे यहां पे एक और सीक्वेंस होती है नाइट्रोजनस बेस पेयर की, व्हाट वी कॉल एज रोप साइट, प्राइमर या प्रमोटर ऑफ व्हाट, या प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन. क्लियर सी बात? ये वाला जो है ना इट कंट्रोल्स, या हम लिखेंगे इट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन. ठीक है, इतनी सी बात याद. अब इसके बाद बेटे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको जहन में रखनी है याद, वो ये कि याद रखेंगे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में कभी भी क्लोनिंग साइट नहीं होता. अगर यहां पे क्लोनिंग साइट होगा, आरए यहां पे एक्ट करेगा, आपके ओरे साइट को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा. यहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट तो लाइगेट होगा, लेकिन रेप्लिकेशन बेटा यहां पे नहीं होगी, because ओरी साइट के नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस गॉट डिस्टर्ब. देन रिमेंबर कि एम्पायर जीन जो है सेलेक्टेबल मार्कर, इसमें बेटा हमारे पास PBr322 में दो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए क्या होती है, रिकॉग्नाइजेशन साइट्स. वन इज फॉर PST फर्स्ट, सेकंड इज फॉर PV फर्स्ट.
देन बेटा अगर हम टेटआर या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की बात करें, यहां पे दो क्लोनिंग साइट, वन इज फॉर BAMH1 एंड अनदर इज फॉर सल्फस। दैट मींस कितनी क्लोनिंग साइट्स आ गई, 1 2, ठीक है, 3 एंड 4। और यहां पे आप देखें, जब दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को देखते हैं ना, इनके बीच में बेटा यहां पे आपके पास इस वाले फ्रेगमेंट में याद रखेंगे 3 क्लोनिंग साइट्स होती है। वन इज फॉर इकोआर फर्स्ट, सेकंड इज फॉर क्लाव फर्स्ट एंड थर्ड इज फॉर हिंड थर्ड। इज दैट मच क्लियर? और यहां पे बेटे बात करते हैं किसकी, हम रोप साइट की। रोप साइट में भी आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक क्लोनिंग साइट होती है, दैट इज फॉर PVU सेकंड। इज दैट मच क्लियर? तो अगर हम PBR322 की बात करें और ए साइट इज 1, इज दैट मच क्लियर? देन सिलेक्टेबल मार्कर्स बेटा इसमें 2 होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फिर क्लोनिंग साइट्स कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो याद रखना बेटा इसमें 8 क्लोनिंग साइट्स होती हैं। दैट मींस इट हैज गॉट व्हाट, इट हैज गॉट मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स फॉर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इज दैट मच क्लियर? तो बेटा याद रखेंगे ये वाला जो आपका प्लाज्मिड था, इट वाज डिजाइन्ड बाय बॉलवियर एंड रॉड्रिगस, और उनको भी क्रेडिट या उन्होंने, it was developed by Bolvier and Rodriguez and they named this particular vector on their name, ठीक है, plasmid of Bolvier and Rodriguez, ठीक है, and it is used for the transfer of your gene of interest into bacteria. So beta with this we are done with what we are done with this प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है, जो कि था आपका एज अ वेक्टर। नो टॉकिंग अबाउट वायरसेस। तो वायरसेस का भी यूज कर सकते हैं हम, लेकिन वायरस को बेटे लेके एक चीज जो आप जहन में रखेंगे कि इन वायरसेस का जो वायरल जीन होता है ना, उसको हम इनएक्टिवेट करके वी कैन यूज सम वायरसेस एज व्हाट, वी कैन यूज सम वायरस एज क्लोनिंग वेक्टर्स। तो मैं कहूंगा डिसआर्मड वायरसेस बेटा, मतलब कि वो वाले वायरसेस जिनमें हमने वायरुलेंसी इनकी, ठीक है, पैथोजेनिसिटी को डिक्रीज किया, मतलब उस जीन को जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर वायरस जो था इट वाज बिहेविंग एज ए डिजीज काजिंग एजेंट, उसको इनएक्टिवेट कर दिया। देन वी कैन सिंपली यूज देम एज व्हाट, वी कैन यूज देम एज क्लोनिंग वेक्टर्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब वायरसेस में आपने याद रखना है कि एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ वायरस है बेटा बैक्टीरियोफेज का, एंड वी ऑल नो, आपने पढ़ा होगा बॉटनी में कि बैक्टीरियोफेजेस आपके ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो उन बैक्टीरियोफेजेस में से एक बैक्टीरियोफेज है बेटा लिम्डाफेज। सो लिम्डाफेज जो है इसको हम यूज कर सकते बेटा कहां पे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एज क्लोनिंग वेक्टर। लेकिन याद रखने वाली बात बेटा कि इसके थ्रू, इसकी हेल्प से हम किसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, तो याद रखेंगे इन बैक्टीरिया। इज दैट मच क्लियर? बस इतना काफी आपके लिए याद रखना कि बैक्टीरिया फेज को यूज करते हैं कहां पे, फॉर द ट्रांसफरिंग योर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, इसी तरीके से बेटा याद रखेंगे हमें जो, अगर आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करना होगा किसमें, इनटू एनिमल सेल्स, तो एनिमल सेल के लिए हम डिसआर्मड रेट्रोवायरसेस का यूज करते हैं एज क्लोनिंग वेक्टर्स। तो अगर आपको कहां पे करना होगा, इनटू योर एनिमल्स, तो वी कैन यूज रेट्रोवायरस। सो लिम्डाफेज बैक्टीरिया के लिए, रेट्रोवायरसेस इन केस ऑफ एनिमल्स। तो बेटा बात कर रहे थे हम वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स में अब हमने देख लिया कि कौन कौन सा वेक्टर हम यूज कर सकते हैं। हम वेक्टर यूज कर सकते हैं प्लाज्मिड, वी कैन यूज वायरस, लिम्डाफेज की एग्जांपल दी मैंने, रेट्रोवायरस की बेटा एग्जांपल दी, और याद रखेंगे YAC एंड BAC, these are beta cloning vectors which are used in the gene transfer। लेकिन remember जब BAC की बेटा बात करते हैं, BAC means bacterial artificial chromosome, तो it's used in the gene transfer in bacteria, and YAC बेटा it's used in the gene transfer in yeast। अब बात करते हैं बेटा किसकी, कॉस्मिड की। कॉस्मिड एक ऐसा वेक्टर है जिसको बेटा हमने डिजाइन किया by using the cos sites of your what, लिम्डाफेज, because लिम्डाफेज में बेटे आप याद रखेंगे कि जब हम लिम्डाफेज के जेनेटिक्स को देखते हैं ना, इसमें आपने याद रखना है, ठीक है, पूछेगा तो कोई नहीं, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए याद रखेंगे कि लिम्डाफेज के डीएनए में आपको 12 बेस यहां पे दिखने को मिलते हैं एट एंड्स, 12 बेसिस, कहां पे, फ्री नाइट्रोजनस बेस एट एंड्स, ठीक है, और इन्हीं रीजन्स को हम कहते हैं कॉस साइट्स या कोहेसिव साइट्स। कॉस का मतलब कोहेसिव साइट्स। तो हमने क्या किया, इस लिम्डाफेज से कॉस साइट को लिया और इसको जोड़ दिया बेटा किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ, और हमने इसको यूज किया एज व्हाट, हमने बेटा इसे यूज किया एज
क्लोनिंग वेक्टर किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। तो इसके साथ बेटा हमारा क्या हुआ, सेकंड टूल जो था दैट वी यूज इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट वाज व्हाट, वेक्टर। वी आर डन विद दिस। इज दैट मच क्लियर? अब बात करते हैं बेटा एक और टूल के बारे में जो बायोटेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं, दैट इज आवर होस्ट। होस्ट ऑर्गेनिज्म कहें या होस्ट सेल कहें, होस्ट ऑर्गेनिज्म और होस्ट सेल। What we mean by host organism or host cell, तो सिंपल सी चीज याद रखेंगे कि वो वाला होस्ट ऑर्गेनिज्म और होस्ट सेल। सेकेंड टूल बेटा जो हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, दैट वी कॉल्ड एज व्हाट, होस्ट सेल। अब होस्ट सेल क्या होती है? होस्ट सेल आप याद रखेंगे एक ऐसी सेल बेटा जहां पे या जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपने डिजायर्ड जीन की प्रोडक्शन करवाते हैं, जहां पे डिजायर्ड जीन इज एक्सप्रेस्ड, डिजायर्ड जीन इज एक्सप्रेस्ड। इज दैट मच क्लियर? अब याद रखेंगे कि ये होस्ट सेल जो है ना, होस्ट सेल बेटा इट कैन बी बैक्टीरिया, इट कैन बी प्लांट, it can be even animal cell as well। तो याद रखेंगे कि always it's not like that कि host cell जो है it's always a bacteria। No, it can be plant cell, it can be bacteria, it can be animal। Why is this possible? This is possible for the reason because हमने बेटा इनके लिए different cloning vectors हमारे पास होते हैं, so we can easily transfer our gene of interest into bacteria, into plant and into animal using a specific what, cloning vector। All that much clear? अब बेटा याद रखेंगे कि होस्ट सेल में ऐसा क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया की बात करें, हमने बैक्टीरिया में अपना इंसुलिन कोडिंग जीन फॉर एग्जांपल ट्रांसफर किया, तो याद रखेंगे बैक्टीरिया इट विल गिव द एंजाइमेटिक मशीनरी फॉर द जीन एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, दिस इंसुलिन कोडिंग जीन इन व्हाट, इन आवर होस्ट सेल। इज दैट मच क्लियर? तो ये तो बेटा हमारा था लास्ट वाला आपका टूल जो हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। इज दैट मच क्लियर? So with this we are done with the first part of our biotechnology, that was we were talking about the different tools used in biotechnology. So with this beta we are done with the first part of biotechnology that included the different tools which we use in the recombinant DNA technology. So in next session we'll be talking about the processes which are involved in the recombinant DNA technology और उसके साथ बेटा हम biotechnology की application वाले part को भी discuss करेंगे। Till time take care, stay blessed, Allah Hafiz।